जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पाथ टू एक्सेल में। साथियों, आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जो हम लोग ने चैप्टर 4 पढ़ा है फिजिक्स का, मोशंस अंडर ग्रेविटी। इसके अंदर हम लोग ने क्या क्या पढ़ा था? केपलर लॉज ऑफ मोशन पढ़ा था, न्यूटनियन लॉज ऑफ मोशन पढ़ा था, सिंपल पेंडुलम मोशन पढ़ा था, ग्रेविटी अंडर एक्सेलरेशन पढ़ा था, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में पढ़ा था। तो ये सारी बातें जो हम लोग ने की थी चैप्टर 4 फिजिक्स में, उसके ही ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। तो इससे क्या होगा, हमने चैप्टर पढ़ लिया, हमारी फाउंडेशन स्ट्रांग हो गई। अब हम अपनी फाउंडेशन को असेस करेंगे, उसको चेक करेंगे कितने पानी में है हम और हमारी कितनी कंसेप्चुअल बिल्डिंग हुई है। ठीक है, तो ये कैसे चेक होगा? थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही एकमात्र ऐसा साधन है जिससे आप जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है उसके बारे में जान सकते हैं, वो कैसे क्वेश्चंस पूछता है, आपकी जो प्रिपरेशन वो किस डायरेक्शन में है, सही डायरेक्शन में है या नहीं है। ये सारी चीज़ें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा के ही असेस कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना ज़ाया करते हुए हम लोग देखते हैं अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले IAS 1995 का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको बताना है हु अमंग द फॉलोइंग एंटिसिपेटेड न्यूटन बाय डिक्लेयरिंग दैट ऑल थिंग्स ग्रेविटेट टू अर्थ। ठीक है, तो न्यूटन साहब ने 16 सेंचुरी में अराउंड क्या किया था, एक लॉज डिस्कवर किए थे या लॉज प्रोपाउंड किए थे कि जो जितनी भी अर्थ में चीज़ें हैं दे प्रोपाउंड मतलब दे ग्रेविटेट टू अर्थ, मतलब अर्थ की ग्रेविटी से खिंचते चले आते हैं। ठीक है, दे ग्रेविटेट टू अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ये न्यूटन साहब ने कहा था। पर इससे पहले 7th सेंचुरी में ही हमारे मैथमेटिशियन ब्रह्मगुप्त साहब थे। याद रखिएगा, इनका नाम ब्रह्मगुप्त है। ठीक है, तो ये गुप्ता पीरियड में थे। तो ब्रह्मगुप्त साहब जो थे उन्होंने 7th सेंचुरी में ही ये बता दिया था कि जो अर्थ की चीज़ें हैं वो ग्रेविटेट होती हैं अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल से। ठीक है, तो अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल से ग्रेविटेट होती हैं, उनकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं चीज़ें, जो भी हमारे फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं या हम खुद हैं, वो सारी चीज़ें ग्रेविटेशनल लॉज से गवर्न किए जाते हैं। ठीक है, तो ब्रह्मगुप्त वॉज 7th सेंचुरी ग्रेट मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर। ही वॉज बॉर्न इन भीनमल इन राजस्थान। ही इज बेस्ट नोन फॉर ब्राह्मस्फुटा सिद्धांत। ठीक है, ब्राह्मस्फुटा सिद्धांत जो है इनकी बुक है ब्रह्मगुप्त साहब की, इन विच ही डिक्लेयर्ड ऑल थिंग्स ग्रेविटेट टू अर्थ। जितनी भी चीजें हैं अर्थ के अंदर वो ग्रेविटेट करेंगी अर्थ की ग्रेविटी की ओर। ठीक है, तो ये किसने एंटिसिपेट किया था न्यूटन से पहले? तो ब्रह्मगुप्त साहब ने ये एंटिसिपेट किया था, याद रखना है। ठीक है, उसके बाद है हु गेव द थ्योरी ऑफ ग्रेविटी? तो ऑब्वियसली आइजैक न्यूटन साहब ने। 1687 17th सेंचुरी में आइजैक न्यूटन साहब ने अपनी एक बुक पब्लिश की थी जिसका नाम था मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल फिलोसफी। ठीक है, तो उस समय मैथमेटिक्स एज सच नहीं होती थी, उस समय वो नेचुरल फिलोसफी के नाम से जानी जाती थी मैथमेटिक्स। ठीक है, तो मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल फिलोसफी इनकी बुक थी, जिसमें इन्होंने प्रपोज किया था कि सारी की सारी फिजिकल ऑब्जेक्ट जो है यूनिवर्स में वो अट्रैक्ट होती हैं एक दूसरे की ओर, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्सेस अप्लाई होती हैं। ठीक है, तो ये हम लोग ने कैसे मैथमेटिकल फॉर्मूले से हम लोग ने चैप्टर 4 में देखा था कि इन्होंने ये प्रोपाउंड किया था, G इज इक्वल टू, ये एक फोर्स थी जो किसके बराबर थी? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के, और डिपेंडेंट थी मास ऑफ द बॉडीज के। ठीक है, दो बॉडीज हैं उनके मासेस के ऊपर डिपेंडेंट है और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उनके बीच के डिस्टेंस से या रेडियस से। ठीक है, आर स्क्वायर। ठीक है, तो उन्होंने ये वाला फॉर्मूला डिराइव किया था। ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट डिपेंडेंट ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट 1 एंड मास ऑफ ऑब्जेक्ट 2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, वेयर आर इज डिस्टेंस बिटवीन बोथ द मासेस, जी इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोग ने चैप्टर 4 में कर रखी है, बहुत डीपली कर रखी है। ठीक है, आप उनको जाके एक बार चेक कर सकते हैं ताकि यहाँ पे आप आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो न्यूटन ने प्रपोज किया था एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स इज, एवरीबॉडी होगा यहाँ पे, एवरीबॉडी है, एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स इज अट्रैक्टेड टू एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यही मैथमेटिकल फॉर्मूला है कि जितनी भी बॉडीज है वो आपस में अट्रैक्ट हो रही है, और किस बेसिस पे अट्रैक्ट हो रही है? जितना उनका मासेस है उसके बेसिस पे अट्रैक्ट हो रही हैं, और इनडायरेक्टली अट्रैक्ट हो रही हैं उनके बीच के रेडियस पे। ठीक है, रेडियस ज़्यादा होगा, डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो ग्रेविटेशनल पुल कम होगा, रेडियस बहुत कम होगा तो ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज़्यादा होगा। तो ये बात कही थी न्यूटन साहब ने। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात हो जाती है कि थ्योरी ऑफ ग्रेविटी जो है ये आइजैक न्यूटन साहब ने 1687 में अपने लॉज में मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल फिलोसफी नाम की बुक में इन्होंने इसका जिक्र किया है। ठीक है, नेक्स्ट है, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, एस्ट्रोनॉट्स इन स्पेस कैन नॉट स्टैंड इरेक्ट। ठीक है, दिस इज बिकॉज इन स्पेस, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हम लोग
अर्थ पे क्यों इरेक्ट खड़े हो पाते हैं, सीधे खड़े हो पाते हैं, ठीक है। अर्थ पे क्यों हम लोग इरेक्ट खड़े हो पाते हैं, ठीक है। तो इसका सिंपल सा आंसर है ग्रेविटी, ठीक है। ग्रेविटी की वजह से हम लोग इरेक्ट खड़े हो पाते हैं, स्ट्रेट खड़े हो पाते हैं, सीधे खड़े हो पाते हैं, ठीक है। ग्रेविटी नहीं होगी तो हमारी बोन्स जो है कमजोर हो जाएंगे और हम लोग ढीले ढाले मतलब झुके हुए से बेंड टाइप के रहेंगे, ठीक है। तो एस्ट्रोनॉट स्पेस में इसीलिए नहीं खड़े हो पाते क्योंकि स्पेस में क्या है, ग्रेविटी नहीं है, देयर इज नो ग्रेविटी, ठीक है। तो ग्रेविटी का देखिए कितना कमाल है कि हम लोग सीधे खड़े होकर चल पाते हैं, कूद पाते हैं, ड्राइव कर पाते हैं, तो ये सारी चीज़ें बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो जो ग्रेविटी होती है वो पुल करती है ना हमको अपनी तरफ, वो हमारी जो भी बोन्स है, हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर है, उनको एक स्ट्रेटनिंग प्रोवाइड करती है अपनी तरफ पुल करके, ठीक है। तो इसलिए जो हम लोग अर्थ पे है वो आराम से सीधे खड़े हो पाते हैं, स्टैंड कर पाते हैं इरेक्ट स्टेट में, ठीक है। जबकि जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो स्पेस में इरेक्ट नहीं हो पाते, सीधे से नहीं खड़े हो पाते, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी नहीं है उनकी जो भी इंटरनल मैटर है उनकी बोन्स को पुल करने के लिए, ठीक है। इन स्पेस astronauts cannot stand erect because there is no gravity or microgravity. In this condition people or objects appear to be weightless, ठीक है। तो वेटलेस हो जाते हैं, कोई वेट ही नहीं होता है। माइक्रोग्रेविटी अफेक्ट्स ह्यूमन बॉडी इन सेवरल वेज, फॉर एग्जाम्पल्स मसल एंड बोन्स बिकम वीकर विदाउट ग्रेविटी, ठीक है। तो ये ग्रेविटी है जो हमारी मसल्स और बोन्स को स्ट्रॉन्ग करती है अपनी तरफ पुल करके, ठीक है। अपनी ग्रेविटेशनल पुल करके ये मसल्स और बोन्स को हमारी स्ट्रॉन्ग करती है, जो कि स्पेस में एब्सेंट होती हैं, जिसकी वजह से जो एस्ट्रोनॉट्स के बोन्स होते हैं, मसल्स हो जाते हैं, वहाँ जाके थोड़ा सा वीक हो जाते हैं और वहाँ पे वेटलेसनेस है, तो इसलिए वो सीधे से खड़े नहीं हो पाते हैं, ठीक है। जो हम लोग अर्थ पे आराम से सीधे से खड़े हो पाते हैं, चल पाते हैं, वो वहाँ ऐसे घूमते रहते हैं, चल नहीं पाते स्ट्रेट, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको यहाँ चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये ग्रेविटेट अर्थ वाली ब्रह्मगुप्त साहब इसका आंसर है। थ्योरी ऑफ ग्रेविटी आइजैक न्यूटन ने निकाली थी, इसके पहले ब्रह्मगुप्त साहब ने एंटिसिपेट कर लिया था। और एस्ट्रोनॉट स्पेस में इरेक्ट इसलिए नहीं खड़े हो पाते हैं क्योंकि ग्रेविटी नहीं है, वहाँ पे वेटलेसनेस है, ठीक है। और ये आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, फोर्स इज इक्वल टू जी, जी क्या है, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है, तो फोर्स इज इक्वल टू m1 m2 मास ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स अपॉन डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस, ठीक है। तो जितना ज़्यादा फोर्स होगी उतना कम डिस्टेंस होगा, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतनी ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगी, ठीक है। ये सारी बातें हम लोग ने चैप्टर 4 में देखी है, आप प्लीज़ उसको जाके देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यूपीपीसीएस प्री 2010 का है। तो आपको पूछा गया है, इफ एन एप्पल इज रिलीज फ्रॉम एन ऑर्बिटिंग स्पेसशिप इट विल, ऑर्बिटिंग स्पेसशिप मतलब कहाँ पे ऑर्बिट कर रही है, कहाँ पे घूम रही है, तो स्पेस में घूम रही है, ठीक है। स्पेस में क्या होता है, स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती है, हम लोग ने बात की थी, ठीक है। ग्रेविटी नहीं होती और वेटलेसनेस होती है, तो क्या होगा, आप ये मान लीजिए कोई स्पेसशिप है, ये स्पेसशिप है, यहाँ से कोई ये और मान लीजिए एप्पल है, तो ये जो एप्पल फेंका गया, ये ऐसा नहीं है कि ग्रेविटी से पुल होके नीचे गिर जाएगा, ग्रेविटी तो है नहीं वहाँ पे, वेटलेसनेस है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये उसी स्पीड में ये स्पेसशिप के अराउंड रिवॉल्व करने लगेगा, ठीक है। मूव अलॉन्ग विद द स्पेसशिप एट द सेम स्पीड, ठीक है। तो मूव अलॉन्ग स्पेसशिप एट द सेम स्पीड, जिस स्पीड में फेंका गया था उसी स्पीड में ये घूमने, मतलब जिस स्पीड में स्पेसशिप घूम रही है उसी स्पीड में ये घूमने लगेगा, ठीक है। इफ एन एप्पल इज रिलीज फ्रॉम ऑर्बिटिंग स्पेसशिप इट विल मूव अलॉन्ग विद स्पेसशिप एट द सेम स्पीड, ठीक है। तो उन्हीं की सेम स्पीड से ये घूमने लगेगा उनके साथ, ठीक है। क्यों, क्योंकि ग्रेविटी नहीं है जो उसको पुल करे और नीचे गिरा दे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6 यूपी प्रीसीएस प्री 2009 का है। लीनिंग टावर ऑफ पीजा डजंट फॉल बिकॉज, तो ये हमने बहुत अच्छे से देखा था, हम लोग ने जी स्टेबिलिटी वाले कॉन्सेप्ट में देखा था, ठीक है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए क्या क्या, क्या करना होता है, इनकी दो कंडीशंस होती हैं जो हम लोग ने चैप्टर 4 में पढ़ी थी। पहली कंडीशन ये होती है कि जो आपका बेस है वो बहुत ही बॉटम जो है आपका स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। तब आपकी ग्रेविटी जो है बहुत स्ट्रांग काम करेगी और आपकी बॉडी को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो तभी आपने देखा होगा जो शिप्स हैं, शिप्स की बॉटम होती हैं, या बस में जो बॉटम्स होते हैं, बस के बेस होते हैं, वो क्या होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, बहुत चौड़े होते हैं, ठीक है। और उनको वेट ज़्यादा दिया जाता है, क्यों, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ आ जाता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना लो होगा उसकी बस की स्टेबिलिटी या शिप की स्टेबिलिटी उतनी हाई होगी, ये हम लोग ने देखा था चैप्टर 4 में। दूसरी कंडीशन क्या थी कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वर्टिकल लाइन है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो वर्टिकल, ये मान लीजिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और ये वर्टिकल लाइन है इसकी, तो ये बेस से पास होनी चाहिए, ये बेस है मान लीजिए, तो ये बेस से पास होनी चाहिए, जिससे क्या है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड होगी, ठीक है। तो ये लीनिंग टावर ऑफ पीसा अगर आपने देखा होगा तो ये ऐसे कुछ कुछ थोड़ा सा झुका हुआ है, पर फिर भी गिर नहीं रहा है, ठीक है, फॉल नहीं कर रहा है, क्योंकि स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रही है। स्टेबिलिटी कहाँ से आ रही है, तो स्टेबिलिटी आ रही है जो इसकी वर्टिकल लाइन है, जो इसकी वर्टिकल लाइन है ऐसे, और ये जो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये इसके बेस से पास होती है, ठीक है, ये इसके बेस से पास हो रही है, ठीक है।
और जो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बेस के आसपास से पास हो रही है, जिसकी वजह से इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है डी, द वर्टिकल लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ टावर फॉल्स विद इन इट्स बेस। ठीक है, तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वर्टिकल लाइन है वो उसके बेस से पास होती है, जो कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है लीनिंग टावर ऑफ पीसा को। ठीक है, एनीथिंग विल रिमेन स्टेबल एज लॉन्ग एज वर्टिकल लाइन थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉल्स विद इन इट्स बेस। तो कोई भी बॉडी है वो तब तक स्टेबल रहेगी, वो तब तक नहीं गिरेगी जब तक कि उसकी वर्टिकल लाइन जो है कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट की कोई भी वर्टिकल लाइन जो है वो पास होगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से उसके बेस के अंतर्गत। ठीक है, उसके बेस के अंतर्गत अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ गई है और वर्टिकल लाइन पास हो रही है तो ये क्या होगा, तो ये स्टेबल कर देगा किसी भी बॉडी को। ठीक है, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द पॉइंट वेयर होल मास ऑफ बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए पूरा का पूरा वेट है, तो यहाँ पे अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, यहाँ पे पूरा वेट है, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी प्रोवाइड हो जाएगी। टिल टुडे द वर्टिकल लाइन फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी हैज बीन फॉलिंग विद इन द बेस ऑफ दिस टावर। ठीक है, तो जो वेट है वो बेस के साथ है। ठीक है, जो बेस है वो उसके साथ साथ क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, ये वेट है जो स्टेबल बना रहा है पूरी लीनिंग टावर ऑफ पीसा को। दैट इज वाई it has not fallen. It is believed that when tower leans further and the line from center of gravity passes out of its base, it will fall down. ठीक है, तो जैसे जैसे और झुकता जाएगा, मान लीजिए झुकता जाएगा, तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो वर्टिकल लाइन है वो अगर बेस से आगे निकल गई तब ये गिर जाएगा। ठीक है, अभी ये कैसे है, अभी मान लीजिए ये बेस है और ये लीनिंग टावर ऑफ पीसा है, ये लीनिंग टावर ऑफ पीसा है। ठीक है, और इसकी जो वर्टिकल लाइन है ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से बेस से होके पास कर रही है। ठीक है, तब तक तो ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, पर जैसे ही ये और झुका, थोड़ा सा ये और झुका और ये यहाँ पे बेस इसका ये है और इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ आ गई, बेस से ना पास हो रही है, बेस से नहीं पास होगी जब अगर वर्टिकल लाइन सेंटर ऑफ ग्रेविटी की, तब ये क्या हो जाएगी, तब इनमें इनस्टेबिलिटी आ जाएगी और लीनिंग टावर ऑफ पीसा क्या है, फॉल कर जाएगी, गिर जाएगी, कोलैप्स कर जाएगी। ठीक है, तो वर्टिकल लाइन और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का सारा खेल है स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने में। ठीक है, तो यहाँ पे आशा करते हैं आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि यूपीपीसीएस मेंस 2009 में पूछा गया है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन वर ट्वाइस of what it is now, the gravitational forces exerted on the sun on earth by the sun would be। तो इसमें यही फॉर्मूला लगेगा जो हम लोग ने अभी न्यूटन का फॉर्मूला देखा है, न्यूटन साहब ने जो ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ फोर्स का जो फॉर्मूला प्रोपाउंड किया था, उन्होंने बोला था जो फोर्स होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मास दो बॉडीज है उनके मास से और उनके बीच की डिस्टेंस से इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, तो अगर हम एक में सन का मास रख देते हैं और एक एम में अर्थ का मास रख देते हैं और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल लेते हैं तो हमें बहुत आराम से पता चल जाएगा कि कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे इफ डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन वर ट्वाइस, डिस्टेंस क्या कर दिया गया, 4r कर दिया गया, पहले 2r थी अब उसको 4r कर दिया गया। ठीक है, डिस्टेंस को अब 4r कर दिया गया है, तो जो उनकी सन की ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो कितनी हो गई, अब 1/4 हो गई। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी हो गई, 1/4 हो गई। ठीक है, ये मास अगर मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ सन अगर यहाँ पे कांस्टेंट कर दें तो यहाँ पे जो वेरिएबल आएगा, जो कांस्टेंट आएगा, मतलब जो नंबर आएगा वो 1/4 होगा। ठीक है, तो ये किसके बराबर है, किसके इक्वल है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड। ठीक है, तो जितनी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट हो रही है उसका 1/4 हो जाएगी अगर जो डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन को दुगना कर दिया गया। ठीक है, अगर ये चीज दुगनी कर दी गई, ये चीज पहले इतनी थी, पहले 2 थी, इसको दुगना कर दिया गया 4 में। ठीक है, तो ये कैसे अफेक्ट करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स को, ये इसको 1/4 फोर्स लगाने पे मजबूर कर देगा, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के। ठीक है, अभी ये मास को अगर हम लोग दुगना कर देते, अगर मास को हम लोग मान लीजिए मास 2 किलो है और दोनों का मान लीजिए दोनों का ही 2-2 किलो है और हमने उनको 4 किलो कर दिया होता, 4 किलो कर दिया होता, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो 4 गुना ज़्यादा लगती, लेकिन क्योंकि इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस अगर डबल होगा तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कम हो जाएगी 1/4 रेशियो में। ठीक है, 1/4 प्रोपोर्शन में वो डिस्टेंस कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस जो है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और मास जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मास में जो चेंज आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली इफेक्ट करेगा, मतलब जितना मास बढ़ेगा उतना ही फोर्स बढ़ जाएगा।
उसी के ऑपोजिट जितना आर बढ़ेगा उतना फोर्स कम हो जाएगा, क्योंकि इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो अगर दुगना मास कर दिया गया तो 1/4 जो है मास कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आर जो आर स्क्वायर है ना यहाँ पे, और आर रेडियस मान लीजिए हमने 2 माना था, तो रेडियस टोटल कितना हो गया, 4 हो गया, और अब ये इसकी जो वैल्यू है वो 1/4 हो गई। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगेगा वो 1/4 का कम हो जाएगा। ठीक है, 1/4 से कम हो जाएगा। ठीक है, तो 1/4 ऑफ व्हाट इट इज नाउ, जो भी फोर्स है, मान लीजिए पहले 40 लग रही थी तो उसका 1/4 हो जाएगा 40। ठीक है, अब 10 लगने लगेगा। ठीक है, ये अब 10 हो जाएगी ग्रेविटेशनल फोर्स, जो पहले 40 लग रही थी वो 10 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस जो है वो क्या कर दिया गया है, दुगना कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस हो जाएगा उतनी कम फोर्स लगेगी। ठीक है, तो ये हम लोग ने देखा था जब हम लोग ने चैप्टर 3 में ग्रेविटेशनल फोर्सेस के बारे में पढ़ा था, कि ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो हैं ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है किस पे, डिस्टेंस पे। ठीक है, जितना ज़्यादा डिस्टेंस उतनी ही ज़्यादा उतना कम ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, जैसे इक्वेटर पे क्या है, बहुत दूर है, जो ग्रेविटी है वो बहुत दूर है इक्वेटर से। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है अर्थ में वो इक्वेटर से बहुत दूर है, इसलिए क्या होता है, ग्रेविटेशनल पुल वहाँ पे बहुत कम है, इसीलिए वहाँ से सैटेलाइट्स लॉन्च की जाती हैं। इसी के ऑपोजिट पोलर एरिया में सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है पोलर एरिया के बहुत नज़दीक है, जिसकी वजह से ग्रेविटी बहुत हाई है पोलर एरियाज में, और जनरली वहाँ से सैटेलाइट्स नहीं लॉन्च की जाती है, क्योंकि ज़्यादा फ्यूल लगाना पड़ेगा, ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करना पड़ेगा अर्थ के एटमॉस्फेयर को लीव करने के लिए। ठीक है, ये सारी बातें हम लोग ने चैप्टर 3 में की थी, और वहाँ पे हम लोग ने एस्केप वेलोसिटी का भी कॉन्सेप्ट पढ़ा था। ठीक है, डेफिनेटली क्वेश्चंस आएंगे आगे और हम लोग उसको डील करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है आपके सामने, एमपीपीसीएस प्री 92 का। आपको पूछा जा रहा है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रॉम अबव इट वेट रिमेन्स सेम। ठीक है, तो ये तो हम लोग ने कल पढ़ा था, वही चैप्टर 4 में पढ़ा था। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है फॉलिंग अंडर द ग्रेविटी है तो उसका वेट जो है सेम रहेगा। आपने 2 किलो की बॉल फेंकी है नीचे, ठीक है, अगर कोई 2 किलो की बॉल गिर रही है नीचे, तो क्या होगा, उसका ऐसा नहीं है कि वो उसका वेट 10 किलो हो जाएगा, उसका वेट 2 ही किलो रहेगा। सिर्फ क्या चेंज होगा, उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन लग रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा है, वो चेंज होगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की चेंज होने की वजह से या तो वो जल्दी गिरेगा या तो देर में गिरेगा। ठीक है, जैसे हम एक चिड़िया का पंख गिराते हैं, एक फेदर गिराते हैं और एक मेटल बॉल गिराते हैं अंडर ग्रेविटी, तो मेटल बॉल पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो ज़्यादा लगेगा, क्योंकि इनका मास ज़्यादा है। ठीक है, और फेदर का मास बहुत ही कम है, तो इन पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बहुत कम लगेगा, जिसकी वजह से ये बहुत आराम से नीचे गिरेंगे और मेटल बॉल विद इन सेकेंड्स नीचे ग्राउंड पे आ जाएगी। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोग ने कर रखी हैं। ठीक है, लेकिन इन दोनों का सेम वेट तो वही रहेगा ना, वेट वही रहेगा। अगर ये 100 ग्राम की है तो ये 100 ग्राम की रहेगी, और ये बॉल 2 किलो की है, मेटल बॉल, तो 2 किलो की रहेगी। ठीक है, वेट में चेंज नहीं होना है, खाली एक्सेलरेशन में चेंज होना है। एक्सेलरेशन में क्यों चेंज होगा, क्योंकि इनका मास अलग अलग है, जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन लगेगा। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। तो याद रखिएगा, इन एन आइडियल कंडीशंस वेयर एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, इफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रॉम अबव द वेट रिमेन्स सेम बिकॉज मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड ग्रेविटी रिमेन्स अनचेंज। ठीक है, तो मास बराबर ही रहेगा, ग्रेविटी भी सेम रहेगी, जिसकी वजह से वेट भी सेम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, आरएएस का, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का। इफ पीसेज ऑफ इक्वल साइज ऑफ वुड, wax and iron falling from the same height, which one will reach the surface of the earth first। ठीक है, तो आपको बताना है कि अगर इक्वल साइज की कोई एक इक्वल सामान के लकड़ी फेंकी जाए, वैक्स जो वैक्स होता है, कैंडल वैक्स, वो फेंका जाए, और आयरन फेंका जाए, लोहा फेंका जाए, तो कौन सबसे पहले पहुंचेगा। ठीक है, विच वन विल रीच सरफेस ऑफ द अर्थ फर्स्ट। ठीक है, तो सारे के सारे सेम पे पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि अभी ये आइडियल कंडीशन है, आइडियल कंडीशन में ना ही एयर रेजिस्टेंस लग रहा है और ना ही ग्रेविटी का एक्सेलरेशन लग रहा है। ठीक है, तो सब सेम टाइम पे ही पहुंचेंगे। ठीक है, इन एन आइडियल कंडीशन when air resistance is negligible, all pieces of equal size of wood, wax and iron falling from the same height despite their weight difference will hit the ground at the same because same gravitational acceleration applies to that object। ठीक है, सेम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है सेम अप्लाई होगी, इसलिए तीनों एक ही टाइम पे पहुंचेंगे। ठीक है, एक ही टाइम पे पहुंचेंगे, पर ये सिर्फ आइडियल कंडीशन में है। जब प्रैक्टिकल कंडीशन में होगा तब क्या होगा, तो इसके लिए क्वेश्चन 10 हम सॉल्व करेंगे, हमें पता चल जाएगा। द 2 balls of iron एंड वुड ऑफ सेम वेट ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेम हाइट इन एयर। ठीक है, सेम हाइट से फेंका गया है एयर में, क्या चीज, आयरन बॉल और एक वुड बॉल। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा
पहले पहुंचेगा या कौन सा बाद में पहुंचेगा, ठीक है। दे रीच द ग्राउंड अर्थ एट द सेम टाइम, ऐसा नहीं है क्योंकि अब सेम हाइट पे एयर में फेंका गया है। एयर मतलब अब यहाँ पे आइडियल कंडीशन यहाँ पे खत्म हो चुकी है, ठीक है। अब प्रैक्टिकल कंडीशन आ गई जहाँ पे एयर रेजिस्टेंस इन्वॉल्व हो जाएगा, ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन चेंज होगा, ठीक है। वन बॉल्स फास्टर अनदर बॉल्स लेटर, ये यहाँ पे ये बात तो सही है, लेकिन ये नहीं स्पेसिफाइड है कि कौन सी बॉल पहले आएगी और कौन सी बॉल बाद में आएगी, ठीक है। द वुडन बॉल फॉल्स लेटर, ठीक है, ये सही है। वुडन बॉल फॉल्स लेटर, क्यों? क्योंकि वुडन बॉल का जो मास है वो कम है आयरन बॉल से, ठीक है। आयरन बॉल का मास ज़्यादा है, ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस जो है कम होगा, तो इस हिसाब से जल्दी वो पहुंच जाएगी, ठीक है। इफ देयर इज नो रेजिस्टेंस फ्रॉम एयर बोथ द बॉल्स विल हिट द ग्राउंड एट द सेम टाइम, ठीक है। अगर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन सेम होगा, उनका टाइम जो है पहुंचने का ग्राउंड पे वो भी सेम होगा। बट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस प्रोवाइड हो रहा है, द आयरन बॉल फॉल्स फर्स्ट बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉलर साइज एंड वुड बॉल बिकॉज ऑफ इट्स लार्जर साइज, ठीक है। द रेजिस्टेंस फ्रॉम एयर स्लोज डाउन द फॉल ऑफ लार्जर थिंग विद सेम वेट, ठीक है। तो इन पे रेजिस्टेंस कम लगता है जो बड़ी चीज़ें होती हैं, जिसकी वजह से वो देर में पहुंच पाती हैं। और आयरन बॉल क्योंकि छोटी है या मास कम है, तो इन पे ज़्यादा एक्सेलरेशन लगेगा और वो जल्दी से पहुंच पाएंगी, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जब कोई भी प्रैक्टिकल आइडियल कंडीशन में तो सारे ऑब्जेक्ट सेम पे ही पहुंचेंगे, पर जब प्रैक्टिकल कंडीशन फॉलो होगी तब क्या होगा, तब रेजिस्टेंस आ जाएगा और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। तो जो जो छोटी चीज़ है जिनका मास कम है उन पे ज़्यादा एक्सेलरेशन लग पाएगा, और जो और रेजिस्टेंस भी कम लगेगा उन पे, ठीक है, जिसकी वजह से वो जल्दी गिर जाएंगे नीचे। और जो बड़ी चीज़ें हैं उन पे ज़्यादा रेजिस्टेंस एयर लगाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से उनकी जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो कम हो जाएगी और वो देर में गिरेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा ये बात। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 11th क्वेश्चन, यूपी लोअर सब प्री 2015 का है। आपको बताना है टू बॉल्स ए एंड बी आर ऑफ 10 kg एंड 1 kg रिस्पेक्टिवली, ठीक है। दो बॉल्स हैं आपके सामने और एक 1 किलो की है। तो आपको बताना है कि जब उनको साथ में गिराया जाएगा फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर, तो कौन सी पहले पहुंचेगी, ठीक है। ए विल रीच द ग्राउंड फर्स्ट, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी विल रीच द ग्राउंड फर्स्ट। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी विल रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो अभी हम लोग ने देखा अगर आइडियल कंडीशंस हैं तो एयर रेजिस्टेंस नहीं मिल पा रहा है, एयर रेजिस्ट नहीं कर रही इनकी फॉलिंग को, तो जो इनकी टाइमिंग है वो सेम ही रहेगी, ठीक है। इनकी टाइम सेम रहेगी, चाहे वो कितने भी किलो के हों, उनके बीच का कितना भी डिफरेंस हो, सेम टाइम पे ही पहुंचेगी, ठीक है। जब एयर रेजिस्टेंस होता है तो जो छोटी बॉडी है, जो 1 किलो की बॉडी है, उन पे ज़्यादा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन काम करेगा, रेजिस्टेंस कम काम करेगा, तो 1 किलो वाली बॉडी जल्दी पहुंच जाएगी। जबकि 10 किलो वाली जो बॉडी है वो ज़्यादा एयर रेजिस्टेंस रिसीव करेंगी और उन पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी कम लगेगा, जिसकी वजह से जो 10 किलो वाली बॉडी है वो बाद में गिरेगी। लेकिन ये आइडियल कंडीशन में नहीं है, प्रैक्टिकल कंडीशन में है, ठीक है। आइडियल कंडीशन में क्या है, आइडियल कंडीशन में बोथ ए एंड बी विल रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम, ठीक है। तो ये दोनों एक ही टाइम पे पहुंचेंगी। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग ने अभी देख लिया था। इसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो जो स्पीड होती है वो होती है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक है। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, फाइनल वेलोसिटी ही काउंट की जाएगी, ठीक है। तो जो v का फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट 2gh, मतलब जो वेलोसिटी है वो किस पे डिपेंडेंट है, या तो ग्रेविटी पे या तो हाइट पे, ठीक है। आइडियल कंडीशन में ग्रेविटी सेम लग रही है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लग रहा है, और हाइट सब दोनों की सेम है, तो वेलोसिटी भी सेम होगी। ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। और जो थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन सेम काम करेगी, एयर रेजिस्टेंस है नहीं, तो दोनों बॉडी साथ में पहुंचेंगी ग्राउंड पे, ठीक है। सिंस हाइट ऑफ बोथ बॉल्स आर इक्वल, हाइट दोनों की इक्वल है, एंड फॉर्मूला ऑफ फाइनल वेलोसिटी इज v अंडर रूट 2gh, ठीक है, एंड इज नॉट डिपेंडेंट ऑन मास ऑफ द बॉल्स, ठीक है। तो जो वेलोसिटी है वो आइडियल कंडीशन में मास पे डिपेंडेंट नहीं होती है, ठीक है। वो किस पे डिपेंडेंट होती है, ग्रेविटी पे और हाइट पे, ठीक है, हाइट पे और ग्रेविटी पे, ठीक है। हाइट पे देखिए यहाँ पे इक्वेशन है, हाइट पे डिपेंडेंट है और ग्रेविटी पे, ग्रेविटी कांस्टेंट ही लग रही है, हाइट भी कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी भी दोनों की कांस्टेंट होगी ग्राउंड पे पहुंचने की, मास से कोई मतलब नहीं है। दस बोथ द बॉल्स विल रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम, ठीक है। तो ये थ्योरेटिकल मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन हो गया, थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन हमने आपको बता दिया, ठीक है। चैप्टर
क्वेश्चन 12th पे आते हैं। यहाँ पे असर्शन रीजनिंग का एक क्वेश्चन है, जहाँ पे एक असर्शन किया जाता है, जहाँ पे एक स्टेटमेंट असर्ट किया जाता है, एक स्टेटमेंट के बारे में बताया जाता है। तो आपको पहले ये वेरीफाई करना होता है कि वो जो स्टेटमेंट असर्ट किया जा रहा है वो सही है या नहीं। और दूसरी चीज़ ये है, दूसरा जो उसमें स्टेटमेंट होता है वो रीज़न का स्टेटमेंट होता है। तो जो असर्शन किया गया है, क्या उसकी रीजनिंग सही है नेक्स्ट स्टेटमेंट में, आपको ये वेरीफाई करना होता है, या ये वेरीफाई करना होता है रीज़न अपने आप में सही है कि नहीं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें, तीन चीज़ें असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस में देखनी होती है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं असर्शन यहाँ पे क्या है। वेट ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑन द मून इज 1/6 इन कंपैरिजन टू अर्थ। ठीक है, ये हमें पता है कि जो हमारा वेट है वो 1/6 हो जाता है कहाँ पे, मून पे। ठीक है, तो वेट हमारा किसकी वजह से है, वेट हमारा ग्रेविटी की वजह से है। ठीक है, ये हम लोग ने शायद चैप्टर 2 में ही पढ़ा था कि जो ग्रेविटी है उसकी वजह से हमारा वेट है। ठीक है, तो जो यहाँ पे मून पे है वहाँ पे वेट हमारा 1/6 हो जाता है। ठीक है, 1/6 हो जाता है। क्यों? क्योंकि मून पे कम ग्रेविटी, जितनी ग्रेविटी स्ट्रॉन्ग अर्थ की है उतनी ग्रेविटी स्ट्रॉन्ग मून की नहीं है। ठीक है, इसलिए क्या होता है, इसलिए जो उनका हमारा वेट है वो 1/6 का कंपैरिजन हो जाता है। ठीक है, इसका रीजन ये नहीं है कि मून डजंट हैव ग्रेविटी लाइक अर्थ। मून के पास ग्रेविटी तो है पर उतनी ग्रेविटी नहीं है जितनी अर्थ की स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, मून की ग्रेविटी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी अर्थ की है। ठीक है, तो मून इज अर्थ ओनली नेचुरल सैटेलाइट, द सरफेस ग्रेविटी ऑफ द मून इज ओनली 1/6 ऑफ दैट ऑफ अर्थ। ठीक है, तो जो सरफेस पे ग्रेविटी है मून की वो 1/6 फोर्स की है अर्थ पे। ठीक है, सो वेट ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑन द मून विल बी 1/6 दैट ऑफ अर्थ, हेंस असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। क्यों रीजन फॉल्स है? क्योंकि वहां पे जो ग्रेविटी है वो 1/6 ऑफ अर्थ ग्रेविटी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ग्रेविटी ही नहीं है। ठीक है, अगर ग्रेविटी नहीं होती तो अगर आपने सोलर टाइड्स और लूनर टाइड्स पढ़ा होगा तो सन और मून की सन, मून और अर्थ की ग्रेविटी से ही सोलर टाइड्स और लूनर टाइड्स बनते हैं। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा होगा अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो। ठीक है, चलिए यहाँ पे ये खैर मुद्दा नहीं है टाइड्स का। अब मुद्दा ये है कि मून पे भी ग्रेविटी है पर उतनी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी नहीं है जितनी अर्थ पे है। कितनी ग्रेविटी है मून की? तो 1/6 ऑफ अर्थ, जिसकी वजह से हमारा वेट भी जो है वो डिफर कर जाता है। मास वही रहेगा, मास जो है वो वही रहेगा। मास और वेट का बीच का डिफरेंस हम लोग ने चैप्टर 2 में देखा था। ठीक है, तो ये सारी सीरीज जो है कनेक्टेड है। तो आपको ऐसा नहीं है कि आप 3rd चैप्टर उठ के पढ़ने लग गए और आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। सारे के सारे जो है फाउंडेशनल नॉलेज आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको सारे चैप्टर्स देखने होंगे अगर आपको चीज़ें सही से समझनी है तो। ठीक है, तो हमने वहाँ पे देखा था कि वेट और मास में डिफरेंस, वेट जो होता है हमारी ग्रेविटी की वजह से होता है और मास जो होता है वो हमारे इंटरनल मैटर की वजह से होता है। ठीक है, अब वेट हमारा ग्रेविटी की वजह से है तो हमारी जहाँ जहाँ ग्रेविटी चेंज होगी वहाँ वहाँ हमारा वेट चेंज होगा। जैसे कि पोलर एरियाज में हमारा वेट बढ़ जाता है क्योंकि ग्रेविटी बहुत हाई होती है। ठीक है, ग्रेविटी ज़्यादा होती है। इक्वेटर पे ही हमारा वेट कम हो जाता है क्योंकि ग्रेविटी वहाँ पे कम होती है। उसी तरीके से अर्थ ये तो अर्थ की बात हो गई। उसी तरह मून पे हमारा जो वेट है वो कम हो जाएगा क्योंकि ग्रेविटी वहाँ की कम है। कितनी कम है? 1/6 ऑफ द अर्थ है। ठीक है, अगर अर्थ पे 60 न्यूटन की ग्रेविटी, 60 न्यूटन की ग्रेविटी लग रही है, फोर्स लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, तो अर्थ पे मून पे वो कितनी लगेगी? तो मून पे 1/6 ऑफ 60 लगेगी, मतलब 10 न्यूटन लगेगी। ठीक है, तो अगर हमारे ग्रेविटी 10 हो गई तो हमारा वेट भी 1/6 के प्रोपोर्शन में कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि जो मून पे हमारा वेट होता है वो 1/6 हो जाता है। किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि वेट जो हमारा है वो ग्रेविटी की वजह से है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, यूपीपीसीएस मेंस 2009 और यूपीपीसीएस प्री 2006 में पूछा गया है। तो ऐसे ही ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ठीक है, रिपीट क्वेश्चंस क्या होते हैं? रिपीट कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ठीक है, खाली क्वेश्चन की वर्डिंग्स बदल जाती हैं, उनके थोड़े से जो है डेटा फैब्रिकेट कर दिए जा सकते हैं, कुछ वैल्यूज में चेंजेस ला सकते हैं, पर जो कॉन्सेप्ट है वो तो वही रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 13 है, आपको बताना है वेट ऑफ एनी बॉडी इज सेम एट एवरी प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस। नहीं, क्योंकि अलग अलग जगह ग्रेविटी है तो वेट भी अलग अलग जगह वो होगा। मैक्सिमम एट पोल्स, बिल्कुल ये सही बात है। मोर ऑन इक्वेटर, गलत बात है, मिनिमम ऑन इक्वेटर होगा। मोर ऑन माउंटेन्स दैन इन प्लेन्स, ये भी सही नहीं है क्योंकि प्लेन्स पे ज़्यादा ग्रेविटी लगती है माउंटेन से। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं कि जो इसका आंसर है वो बी होगा, मैक्सिमम एट पोल्स। ठीक है, मैक्सिमम एट पोल्स। एट अ गिवन प्लेस वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट बट इट वैरीज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस। इट इज ड्यू टू दिस फैक्ट दैट अर्थ इज नॉट परफेक्ट स्फीयर। ठीक है, अर्थ परफेक्ट स्फीयर नहीं है जबकि स्फेरॉइड है। ठीक है, एलिप्सॉइडल शेप्ड है थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे बल्जेस, पोलर पे बल्जेस है यहाँ पे। ठीक है, जिसकी वजह से जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी सेंटर ऑफ ग्रेविटी मान लीजिए यहाँ पे ये है तो ये नज़दीक हो जाती है पोल के और दूर हो जाती है
इक्वेटर से, ठीक है। ये इक्वेटर है, यहाँ से ये ग्रेविटी दूर हो गई, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है इक्वेटर से दूर होती है और पोलर एरिया के नज़दीक होती है, जिसकी वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो पोलर एरिया में ज़्यादा पड़ता है कंपेयर्ड विद इक्वेटर, ठीक है। इट इज़ फ्लैटेंड एट पोल्स, ठीक है। पोल्स पे फ्लैटेंड है और बल्जेज आउट एट इक्वेटर, सॉरी इक्वेटर पे बल्ज है, इक्वेटर पे बल्ज है, जिसकी वजह से जो इसका डिस्टेंस है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिफरेंस है वो ज़्यादा हो जाता है। और ये एकदम प्लेन है तो ये बहुत जल्दी यहाँ पे मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा एप्लीकेबल होती है यहाँ पे, और इक्वेटर पे क्योंकि बल्ज है तो ये इसका डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है, और जिसकी वजह से जो ग्रेविटेशनल पुल है वो कम हो जाता है। हमने देखा है ग्रेविटेशनल पुल किस पे इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है, तो डिस्टेंस पे। डिस्टेंस ज़्यादा होगा ग्रेविटेशनल पुल कम होगा, बल्ज की वजह से डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है इक्वेटर पे, इसलिए जो ग्रेविटेशनल पुल है वो भी कम हो जाता है, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये पूरा रिलेशन समझ में आ रहा होगा, ठीक है। पोलर रेडियस इज लेस देन इक्वेटोरियल रेडियस, वही जो हमने बताया, बल्ज की वजह से रेडियस ज़्यादा हो जाता है, इक्वेटोरियल रेडियस और पोलर रेडियस कम है, ठीक है। जिसकी वजह से जो पोलर रेडियस कम होने की वजह से जी ज़्यादा लग रहा है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लग रही है, क्योंकि हम लोग ने ये देखा था ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। दस वैल्यू ऑफ जी इज मिनिमम एट इक्वेटर, ठीक है। मिनिमम एट इक्वेटर क्यों, क्योंकि आर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जो इक्वेटोरियल डिस्टेंस है, इक्वेटोरियल रेडियस है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जी एकदम मिनिमम हो जाता है, ग्रेविटी एकदम मिनिमम हो जाती है। और मैक्सिमम एट पोल्स, पोलर रेडियस बहुत कम है, जिसकी वजह से ग्रेविटी मैक्सिमम अप्लाई होती है पोल्स में, ठीक है। इट मीन्स जी इंक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम अर्थ टू पोल्स, इक्वेटर टू पोल्स। इक्वेटर से पोल पे जाते जाएंगे तो क्या होगा, बल्जिंग कम होती जाएगी, डिस्टेंस कम होता जाएगा पोल्स पे, और जब एकदम पोल पे पहुंचेंगे तो एकदम स्ट्रेट लाइन टाइप की चीज़ हो जाएगी, बस एकदम स्ट्रेट डिस्टेंस हो जाएगा, जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज़्यादा काम करेगा पोलर एरियाज में। और इक्वेटर पे जाएंगे तो बल्ज हम लोग को मिलेगा, बल्ज से क्या होगा, बल्ज से इक्वेटर की जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाती है, तो ग्रेविटेशनल पुल बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से ग्रेविटी मिनिमम होगी इक्वेटर पे और मैक्सिमम होगी पोल्स पे, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 21 MPPCS 91 का है। तो आपको बताना है वेटलेसनेस इज जीरो ग्रेविटी, बिल्कुल ये एकदम सही, पहला ही ऑप्शन सही है, व्हेन ग्रेविटी डिक्रीज इन वैक्यूम नन ऑफ द अबव। चलिए ये ऑप्शन तो सही नहीं है, सबसे सही ऑप्शन है जीरो ग्रेविटी। वेटलेसनेस का क्या मतलब होता है, जीरो ग्रेविटी। वेटलेसनेस हम लोग कहाँ ऑब्जर्व करते हैं, तो स्पेस में ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो वेटलेसनेस कब होगा, जब ग्रेविटी जीरो होगी, क्यों, क्योंकि ग्रेविटी से ही वेट डिपेंडेंट है, ठीक है। हम लोग ने देखा था अपने पहले चैप्टर में जब डिफरेंस देख रहे थे मास और वेट में, तो वेट में ये डिफरेंस था कि वेट जो होता है वो हमारी ग्रेविटी की वजह से होता है, जब ग्रेविटी जीरो तो वेट जीरो, वेटलेसनेस, ठीक है। तो फिनोमेना ऑफ वेटलेसनेस अकर्स व्हेन देयर इज नो ग्रेविटी और व्हेन देयर इज नो फोर्स टू सपोर्ट ऑन योर बॉडी, व्हेन योर बॉडी इज इफेक्टिवली इन फ्री फॉल एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड्स एट द एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी, देन यू आर नॉट बीइंग सपोर्टेड। द सेंसेशन ऑफ apparent weight comes from the support that you feel from the floor, from the seat, etc. The term zero gravity is often used to describe such condition, ठीक है। जीरो ग्रेविटी मतलब आपके ऊपर कोई वेट नहीं है, मतलब वेटलेसनेस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। द अर्थ ट्रैवल इन इट्स ऑर्बिट एट अ स्पीड ऑफ अप्रॉक्स 4400 किलोमीटर पर आवर, व्हाई डू वी नॉट फील दिस हाई स्पीड, ठीक है। तो अर्थ जो है वो आपको पता होगा मूव कर रहा है अपनी ऑर्बिट में सन के अराउंड कितनी स्पीड से, तो 4400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फील कर रहा है। तो ये जो फील, ये जो इतनी तेज घूम रहा है, तो हमें क्यों नहीं लगता है कि ये इतनी तेज घूम रहा है, तो इसका आंसर ये है कि जो हमारी रिलेटिव स्पीड है वो अर्थ की ऑर्बिट में जीरो है, ठीक है। अवर रिलेटिव स्पीड विद रिस्पेक्ट टू अर्थ अलोंग द अर्थ ऑर्बिट इज जीरो, हमारी जो रिलेटिव स्पीड है वो जीरो है, जिसकी वजह से ये हो गया है कि हाँ। तो साथियों हम लोग 22nd क्वेश्चन देख रहे थे। तो आपको बताना था अर्थ ट्रैवल्स इन इट्स ऑर्बिट एट अ स्पीड ऑफ अराउंड 4400 किलोमीटर पर आवर। 4400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अर्थ जो है रिवॉल्व कर रहा है अपनी ऑर्बिट में अराउंड द सन। तो ये जो इतनी तेज घूम रहा है, तो हमें ये क्यों फील नहीं हो रहा है, इसका आपको आंसर बताना है। वाई डू वी नॉट फील दिस हाई स्पीड, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है बिकॉज वी आर टू स्मॉल कंपेयर टू द साइज ऑफ अर्थ, ये तो बिल्कुल ही गलत है, साइज से कोई मतलब ही नहीं है। सेकेंड ऑप्शन है अवर रिलेटिव स्पीड विद रिस्पेक्ट टू अर्थ along the earth's orbit is zero, हाँ ये सही है, ठीक है। और सी ऑप्शन देख लेते हैं क्या है, होल सिस्टम इज एज अ होल इज ऑल्सो मूविंग, ये गलत है। सोलर सिस्टम कहाँ, ये से क्या मतलब है, ठीक है, इतना पूरा। डी ग्रेविटी ऑफ अर्थ कॉन्स्टेंटली पुल, ये भी ग्रेविटी से यहाँ कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे रिलेटिव मोशन का जो है कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, ठीक है। तो ये क्यों होता है, ये अर्थ है, मान लीजिए ये अर्थ है, ये घूम रहा है चारों तरफ 4400 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, ठीक है। तो हमारे अर्थ के जितनी चीज़ें हैं, अर्थ की पहाड़ हो गए, नदियाँ हो गई,
पेड़ पौधे हो गए, ये सब भी उतनी ही स्पीड में घूम रहे हैं, ठीक है, ये सब भी उतनी ही स्पीड में घूम रहे हैं, जिसकी वजह से, और हम भी ऑलमोस्ट उसी स्पीड में घूम रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अर्थ की वजह से हम भी उतनी स्पीड में घूम रहे हैं, जिसकी वजह से जो रिलेटिव स्पीड है वो जीरो हो जाती है, ठीक है। तो हमें ये स्पीड इतनी समझ में नहीं आती है, ठीक है। ये आपको हम समझाते हैं कार के एग्जाम्पल से। कार में आप बैठे हुए हैं, ये कार है, मान लीजिए कार में बैठे हुए हैं और कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तो आपको ये स्पीड क्यों नहीं फील होती है? क्योंकि आपके इर्द गिर्द जो है कार में चीज़ें जो है, कार की में इर्द गिर्द चीज़ें हैं, कार के ब्रेक्स हैं, कार की हैंडल है, कार के और लोग हैं, वो भी सेम स्पीड में मूव कर रहे हैं, ठीक है, वो भी सेम स्पीड में मूव कर रहे हैं। तो आपकी और कार की जो रिलेटिव स्पीड है वो जीरो है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपके और कार के मूवमेंट के बीच कुछ डिफरेंस है, दोनों ही सेम स्पीड में घूम रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से जो रिलेटिव स्पीड है वो जीरो हो जाती है और आपको कार की जो स्पीड है वो फील नहीं होती है। ऐसा ही कुछ अर्थ में भी है। अर्थ को आप एक कार समझ लीजिए, तो अर्थ के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, पेड़ पौधे, नदियाँ, जानवर, ये सब भी, और एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स भी, सब उसी स्पीड से घूम रहे हैं, ठीक है, उसी स्पीड से अर्थ ऑर्बिट में घूम रहे हैं, लेकिन सॉरी, उसी स्पीड में सब घूम रहे हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है, रिलेटिव स्पीड जो हमारी जो ऑब्जर्वेशनल स्पीड है, जो भी हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, वो जीरो है। हम भी उसी स्पीड में घूम रहे हैं, अर्थ भी उसी स्पीड में घूम रहा है। तो आपको कैसे पता लगेगा कि अर्थ की स्पीड ज़्यादा है या हमारी स्पीड कम है? जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें ये हाई स्पीड फील नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि हमारी रिलेटिव स्पीड विद रिस्पेक्ट टू अर्थ अलोंग द अर्थ ऑर्बिट इज जीरो, ठीक है। हमारी रिलेटिव स्पीड जो है, हमारी और हम अर्थ के मूवमेंट की स्पीड जो है वो बराबर ही है, जिसकी वजह से रिलेटिव स्पीड जीरो हो जाती है और हम ना उसकी स्पीड फील कर पाते हैं, ना वो हमारी स्पीड फील कर पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, देख लीजिए। अर्थ स्पिन्स एंड मूव्स थ्रू स्पेस इन एन ऑर्बिट अराउंड सन, ये हम लोग देख लिए। वी डोंट फील दिस मूवमेंट बिकॉज वी आर स्पिनिंग एंड मूविंग थ्रू स्पेस विद द अर्थ, ठीक है। तो हम लोग भी स्पिन कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। अगर आप बहुत जोर से अपने आप को घुमाएंगे, मतलब अपने आप को चक्कर लगाएंगे, कहीं चक्कर लगा लीजिए बहुत जोर से, तो आपको चक्कर आ जाएगा, क्योंकि आपकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी इतनी स्पीड से, जिसकी वजह से चक्कर आ जाता है, ठीक है। तो सिंस वी आर स्टैंडिंग ऑन अर्थ, वी मूव एज मच एज फास्ट एज अर्थ मूव्स, तो जितनी स्पीड से अर्थ मूव कर रहा है उतनी ही स्पीड से हम भी मूव कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी और अर्थ की ऑर्बिट पे मूवमेंट, उसकी रिलेटिव स्पीड जीरो हो जाती है, ठीक है। वन वे टू रिकॉग्नाइज अर्थ्स मूवमेंट इज लुक एट ऑब्जेक्ट्स दैट आर नॉट अटैच्ड टू अर्थ लाइक सन और स्टार्स। तो अगर आप सन पे होंगे या कोई स्टार पे होंगे, तब आप उसकी स्पीड को मेजर कर सकते हो, उसकी स्पीड को ऑब्जर्व कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बट अगर जब तक आप अर्थ पे हैं, तब तक आप ये स्पीड मेजर नहीं कर सकते, स्पीड ऑब्जर्व नहीं कर सकते, आपको ये स्पीड नहीं फील होगी, क्योंकि रिलेटिव स्पीड जो है वो जीरो है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर इन अ कार विच इज मूविंग एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड ऑन स्मूथ सर्फेस, वी विल नॉट फील इन मोशन, ठीक है, क्योंकि सारी चीजें हैं कार के अंदर, जितनी भी चीजें हैं कार के अंदर, जितने लोग हैं उतनी ही सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं। तो आपके बीच की, जो भी कार में बैठे हैं बंदे, उनके बीच की स्पीड और आपकी स्पीड वो रिलेटिवली जीरो हो जाएगी, जिसकी वजह से कोई भी स्पीड डिफरेंस नहीं ऑब्जर्व किया जा सकेगा, एक्सपीरियंस नहीं किया जा सकेगा, फील नहीं किया जा सकेगा, ठीक है। हाउएवर व्हेन द कार एक्सेलरेट्स और व्हेन द ब्रेक्स आर अप्लाइड, वी डू फील द मोशन। ये अलग बात है, जब कार पे ब्रेक लगी या कार एक्सेलरेट कर गई, तब तो आपको फील हो गया, बहुत तेज से अर्थ घूमने लग जाएगा एकदम से, तो वो आपको फील होगा, ठीक है। लेकिन जब आप नॉर्मल स्पीड में अपनी जो रिलेटिव स्पीड है, जो एकदम मतलब जो एक कांस्टेंट स्पीड है अर्थ की 4400 किलोमीटर पर आवर, तो वो आपको तभी फील होगी जब ये या तो ज़्यादा हो जाए या तो कम हो जाए, ठीक है। जब एकदम से एक्सेलरेशन लग जाए, मतलब एकदम से 4400 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है वो 10,000 किलोमीटर पर आवर हो जाए, तब आपको ये चीज़ फील होगी रिलेटिव स्पीड, क्योंकि आप तब भी जीरो में रहेंगे और तब भी आप 4400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप घूम रहे होंगे, पर अर्थ तब 10,000 की स्पीड से घूम रहा होगा। तो जो स्पीड डिफरेंस है 6,000 का लगभग का, 5600 स्पीड किलोमीटर पर आवर का, वो आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ सडनली डिसअपियर्स, मतलब ग्रेविटी एकदम जीरो हो जाती है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी करेक्ट कॉन्सिक्वेंस, ठीक है। एकदम ग्रेविटी अगर जीरो हो जाती है अर्थ पे, तो क्या कॉन्सिक्वेंस होगा इसका, आपको ये बताना है। सबसे पहला ऑप्शन है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बिकम जीरो बट मास विल रिमेन सेम। बिल्कुल सही है, यही पहला ऑप्शन सही है। क्यों? क्योंकि वेट जो है डिपेंडेंट है किस पे, ग्रेविटेशनल फोर्स पे, ठीक है। जितनी ग्रेविटी उतना वेट, तो अगर ग्रेविटी एकदम जीरो हो गई, वेट भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। जैसे स्पेस
स्पेस में जाके हमारा वेट जो है वो जीरो हो जाता है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी वहाँ पे जीरो रहती है। लेकिन जो हमारा इंटरनल मास है वो सेम रहेगा, मास कहीं नहीं बदलेगा, वेट बदलेगा। क्यों? क्योंकि वेट डिपेंडेंट है ग्रेविटी पे। जहाँ जहाँ ग्रेविटी स्ट्रांग होगी वहाँ वहाँ पे वेट ज़्यादा होगा, जहाँ जहाँ पे ग्रेविटी कम होगी वहाँ वहाँ पे वेट कम होगा। ठीक है, जैसे हम लोग ने देखा था ग्रेविटी सबसे स्ट्रांग कहाँ होती है? पोलर एरियाज में होती है। पोलर एरियाज में क्यों होती है? क्योंकि पोलर रेडियस जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पोलर रेडियस बहुत कम है, इसलिए ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज़्यादा है पोलर एरियाज में। पोलर एरियाज में ग्रेविटी ज़्यादा है तो वेट भी ज़्यादा होगा। ठीक है, ये हमने देखा था। उसी के ऑपोजिट इक्वेटोरियल एरिया में क्या है? बल्ज है। इक्वेटोरियल एरिया में क्या है? इक्वेटोरियल एरिया में जो अर्थ का स्फीयरॉइड है, अर्थ जो अर्थ का शेप है वो बल्जिंग है। बल्जिंग है इक्वेटर पे, जिसकी वजह से डिस्टेंस और ज़्यादा हो जाता है, तो ग्रेविटेशन जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम हो जाती है, मिनिमम हो जाती है। ठीक है, इसलिए अर्थ पे इसलिए इक्वेटर पे क्या है, जो इक्वेटर है, अर्थ के इक्वेटर पे जो वेट है वो भी बहुत कम हो जाता है, एकदम मिनिमम हो जाता है। ठीक है, उसी के एक सीरीज में मून की चीज़ देख लेते हैं। तो मून की जो ग्रेविटी है वो अर्थ की ग्रेविटी की 1/6 है। ठीक है, 1/6 ऑफ द ग्रेविटी ऑफ अर्थ, 1/6 ऑफ द ग्रेविटी ऑफ अर्थ। ठीक है, 1/6 है, ये 1/6 है। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, राइटिंग काफ़ी ख़राब है मेरी, थोड़ी सी ख़राब नहीं है। ठीक है, तो 1/6 ग्रेविटी ऑफ अर्थ हो जाती है। तो मून पे जितनी तो उसी हिसाब से अगर ग्रेविटी 1/6 है तो वेट भी 1/6 हो जाएगा। अगर आप 60 किलो के अर्थ पे हैं तो 10 किलो के हो जाएंगे मून पे। ठीक है, 10 किलो के हो जाएंगे मून पे। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा कि जैसे जैसे ग्रेविटी चेंज होगी वैसे वैसे वेट चेंज होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है अगर एकदम से वेट ग्रेविटी जीरो हो जाए तो क्या होगा? तो वेट जीरो होगा, लेकिन अंदर का जो मास है आपका, इंटरनल मैटर है, वो आपका सेम रहेगा, वो कहीं नहीं बदलेगा। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 24th क्वेश्चन है, IAS प्री 2011 का है। तो आपको बताना है एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ डजंट फॉल डाउन। ये तो बहुत ही आसान है, जो भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट है स्पेस में अर्थ के अराउंड घूम रही है वो क्यों नहीं गिरती है? क्योंकि this is so because the attraction of the earth provides necessary acceleration for its motion। ठीक है, तो जो ये अर्थ है, ये सैटेलाइट है, अर्थ की ग्रेविटी इसको पुल कर रही है अपनी तरफ और एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रही है, जिसकी वजह से ये घूम रही है, जिसकी वजह से ये घूम रही है। बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाएंगी तो ये अर्थ पे गिर जाएंगी। ठीक है, तो ये इतनी ग्रेविटी, इतना ग्रेविटेशनल पुल रिसीव कर रही हैं कि ये कांस्टेंट रहें, अपनी जगह पे कांस्टेंट रहें और उसी के इर्द गिर्द आराम से घूमती रहे। ठीक है, तो एक्सेलरेशन भी प्रोवाइड कर रहा है और थोड़ा सा खिंचाव भी दे रहा है, अपनी तरफ खींच भी रहा है, नहीं तो जो सैटेलाइट है वो बाहर निकल के कहीं और मून के ऑर्बिट में, सैटर्न के ऑर्बिट में पहुंच जाए। ठीक है, तो अपने अर्थ के ऑर्बिट में ही क्यों घूम रही हैं? क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी लग रही है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रही है अर्थ की ग्रेविटी, जिसकी वजह से जो है वो गिर नहीं रही है। ठीक है, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ डजंट फॉल बिकॉज ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ विच प्रोड्यूसेस नेसेसरी एक्सेलरेशन फॉर इट्स मोशन इन कर्व्ड पाथ। ठीक है, तो कर्व्ड पाथ में उनको नेसेसरी एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रही है कौन? अर्थ की ग्रेविटी। ठीक है, अर्थ की ग्रेविटी अगर ऑर्बिट बहुत नज़दीक हो गई अर्थ के तो ग्रेविटी ज़्यादा हो जाएगी और ये सैटेलाइट जो है ये गिर जाएंगी। और अगर ऑर्बिट बहुत ज़्यादा बाहर हो गई तब क्या होगा? ग्रेविटी काम नहीं कर पाएगी सैटेलाइट पे और ये सैटेलाइट हो सकता है दूसरी किसी प्लैनेट की ऑर्बिट में चली जाए। ठीक है, तो एकदम नेसेसरी एक्सेलरेशन, जितना एक्सेलरेशन चाहिए उतना ही प्रोवाइड कर रही हैं अर्थ, इसीलिए सैटेलाइट वहाँ पे घूम रही है। ठीक है, तो अब आप सोचते होंगे कि कैसे ये पता चला उसी स्थान पे एक्सेलरेशन मिलेगा तो आराम से घूमती रहेगी। तो साइंटिस्ट ने यही किया है, साइंटिस्ट ने यही सब चीज़ें ढूंढी हैं स्पेस में कि कौन सी वो एक प्लेस होगी, कौन सा माफ कीजिएगा, कौन सी प्लेस है जहाँ पे एकदम ऑप्टिमम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ले रहा है, ताकि ना ये कहीं दूसरी ऑर्बिट में चली जाए सैटेलाइट और ना ही अर्थ में कोलैप्स कर जाए। तो वो स्वीट स्पॉट साइंटिस्ट ढूंढ के रखे हैं, वहीं पे सैटेलाइट्स को पार्क किया जाता है, सैटेलाइट्स वहीं पे मूव करती रहती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अ सैटेलाइट इज केप्ट ऑन मूविंग इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ ड्यू टू, आपके ऑप्शन है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और लैक ऑफ इट या सम अदर फोर्सेस। ठीक है, तो इसका आसान सा आंसर है, हम लोग ने चैप्टर 4 में ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में बात की थी और सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में बात की थी। एक बार जल्दी से थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। तो पहले ये देख लीजिए, कोई एक बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है अगर, तो उस पर 2 फोर्सेज लगेंगी, या तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है तो वो उस फोर्स को, उस ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट करेगी टुवर्ड्स सेंटर, तो फोर्स जो लगेगी वो टुवर्ड्स द सेंटर लगेगी। मतलब जो भी ऑब्जेक्ट घूम रही है सेंट्रीपिटल फोर्स उसको पुल करेगी टुवर्ड्स द सेंटर। इसी के ऑपोजिट क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर कोई भी
ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है, तो वो जो ऑब्जेक्ट घूम रहा है ये अवे फ्रॉम द सेंटर डायरेक्ट हो जाएगी, ठीक है, ये इधर डायरेक्ट हो जाएगी अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। इसको एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स, जब आप किसी कर्व्ड रोड पे जाएंगे, रोड जो घुमावदार रोड है, अगर आप उस पर साइकिल चला रहे होंगे बहुत तेज, तो जब आप मूव करेंगे, जब आप कर्व पाथ पे आएंगे, तब आप फील करेंगे कि आप टुवर्ड्स द सेंटर पुल हो रहे हैं, ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर आप खींचे जा रहे हैं, ठीक है, जिसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। दूसरी चीज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप कैसे बताएंगे, जैसे वॉशिंग मशीन होती है ना, वॉशिंग मशीन में क्या होता है, कपड़े डाल दिए जाते हैं, ये मान लीजिए वॉशिंग मशीन है, यहाँ पे ये कपड़े रख दिए गए हैं, ठीक है, ये बीच में कपड़े रख दिए गए हैं। अब जब वॉशिंग मशीन को ऑपरेट किया गया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की गई, तो कपड़े जो है आउटर एरियाज में घूमने लग जाएंगे बहुत तेज 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 तेज, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, ये अवे फ्रॉम द सेंटर डायरेक्ट करता है, यहाँ पे कपड़े रखे थे उनको बाहर की तरफ फेंक दिया, अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गई, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पता है। तो सैटेलाइट कीप मूविंग ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स, क्यों, क्योंकि अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक तरह की सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करती है सैटेलाइट पे, अपनी तरफ खींचती है, ठीक है, अपनी तरफ खींचती है, जिसकी वजह से वो अपनी ऑर्बिट में ही रहती हैं, वो बाहर निकल नहीं जाती, किसी और की ऑर्बिट में नहीं चली जाती है, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज रियल फोर्स दैट काउंटर एक्ट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड प्रिवेंट्स द ऑब्जेक्ट फ्रॉम फ्लाइंग आउट, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगा तो ये बाहर निकल जाएंगी, फ्लाई आउट हो जाएंगी, which helps it moving instead with a uniform speed along a circular or elliptical path. Gravity is the centripetal force, हमने बताया ना, ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक्ट करती है एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स दैट कीप्स प्लैनेट मूविंग अराउंड द सन एंड सैटेलाइट्स मूविंग अराउंड प्लैनेट्स, ठीक है। तो ये ग्रेविटी जो है अर्थ की, ये सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करती है, ये अपनी तरफ खींचती है सैटेलाइट को, ताकि ये फ्लाई आउट ना हो जाए, दूसरे के ऑर्बिट में ना चली जाए, इनकी डी ऑर्बिटिंग ना हो जाए, इसकी वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता है, और सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ये एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन में, सर्कुलर मोशन में ये मूव करती रहती हैं और अर्थ पे भी नहीं कोलैप्स करती हैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन सिर्फ उतना ही लग रहा है जितना इनको रिक्वायर्ड है मूवमेंट के लिए, ठीक है। जहां अगर इनकी रेडियस कम हो गई तो ये तुरंत कोलैप्स कर जाएंगी, रेडियस ज़्यादा हो गई तो ये फ्लाई आउट हो जाएंगी, क्योंकि हमने पढ़ा है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है किस पे डिपेंडेंट है, इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है रेडियस पे, रेडियस घटा तो ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ा, रेडियस बढ़ा तो ग्रेविटेशनल फोर्स घटा, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ भी सैटेलाइट की बात हो रही है। अ जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट कंटिन्यूअसली एक्टिव इन इट्स ऑर्बिट ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज ऑब्टेन्ड बाय तो बहुत आसान है, सेंट्रीपिटल फोर्स किसकी होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है अर्थ की, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या है। द रॉकेट इंजन दैट प्रोपेल द सैटेलाइट, ऑब्वियसली नॉट, रॉकेट इंजन कहाँ ही कितनी देर तक वो सस्टेन करेगा अर्थ सैटेलाइट की मूवमेंट को, ये तो गलत हो गया। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन सैटेलाइट बाय अर्थ, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सैटेलाइट बाय सन, ठीक है, सन इतनी ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं प्रोवाइड कर सकता है, क्यों, क्योंकि सन बहुत 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 ज़्यादा दूर है, ठीक है, तो जितना ज़्यादा दूर उतनी ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स कम लगेगी, ठीक है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ बाय सैटेलाइट, सैटेलाइट की अपनी कोई ग्रेविटेशनल फोर्स थोड़ी ना है, ये तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन सनलाइट सैटेलाइट बाय अर्थ, ठीक है, इसकी वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स ऑब्टेन किया जाता है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करती है, ये सैटेलाइट को अपनी तरफ खींचती है और एक प्रॉपर ऑर्बिट प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से और सैटेलाइट जो है वो चारों तरफ अर्थ के घूमती रहती है, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नोन फोर्सेज ऑफ नेचर कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस, ठीक है। हाँ, तो ये हम लोग ने चैप्टर 2 में देखा था कि जो फोर्सेज ऑफ नेचर है वो 4 तरीके की होती हैं, ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वीक न्यूक्लियर एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। विद रेफरेंस टू देम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ये IAS प्री का क्वेश्चन है 2013। इनमें से कौन सा क्वेश्चन करेक्ट नहीं है, तो हम लोग एक एक करके क्वेश्चन पढ़ते हैं, स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर हमें समझ में आ जाएगा कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन है ग्रेविटी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ 4, बिल्कुल गलत, ग्रेविटी इज द वीकेस्ट ऑफ 4। क्यों, क्योंकि ये रेडियस पे डिपेंडेंट है, ठीक है, जितना रेडियस कम होता जाएगा उतनी ग्रेविटी बढ़ती जाएगी, जितना रेडियस बढ़ता जाएगा उतनी ग्रेविटी कम हो जाएगी, तो बहुत दूर अगर ग्रेविटी होगी तो ग्रेविटी जो है वीकेस्ट हो जाएगी, तो ग्रेविटी जो है वीकेस्ट ऑफ द फोर्स है, ठीक है। मैग्नेटिज्म एक्ट्स ओनली ऑन पार्टिकल्स विद एन इलेक्ट्रिक चार्ज, बिल्कुल सही बात है, हमने पढ़ा था। वीक न्यूक्लियर फोर्सेस कॉजेज रेडियो एक्टिविटी, बिल्कुल सही बात है, जब बीटा डीके होती हैं तब जो है न्यूक्लियर फोर्सेज रेडियो एक्टिविटी तब इमर्ज होती है या एमिट की जाती है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज होल्ड प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इनसाइड, ठीक है, हाँ ये हमने देखा था, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को आपस में होल्ड करती हैं, जिसमें बहुत कम डिस्टेंस होती है
इसलिए न्यूक्लियर फोर्स बहुत स्ट्रांग होती है, ठीक है। क्योंकि ग्रेविटी स्ट्रांगेस्ट इसलिए भी नहीं है क्योंकि ग्रेविटी जो है बहुत दूर दूर तक ऑपरेट करती है, मतलब आप सन से लेके अर्थ तक की ग्रेविटी ऑपरेट कर जाती है, ठीक है। क्योंकि सन की ग्रेविटी भी कभी कभी अर्थ की ग्रेविटी अर्थ पे इफेक्ट डालती है सोलर टाइड्स या लूनर टाइड्स में, ठीक है। तो ये हमने देखा है। तो ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी ज़्यादा दूर दूर पे ऑपरेट कर रही है जिसकी वजह से ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स नहीं वीकेस्ट फोर्स हो जाती है। और जो न्यूक्लियर फोर्सेज हैं, जैसे न्यूक्लियस में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है जो हमें माइक्रोस्कोप से दिखते हैं, इनकी इतनी दूरी है इसीलिए इतनी स्ट्रांग होती है, ठीक है। इतनी ही दूरी में इनको फोर्स को अप्लाई करना होता है जिसकी वजह से न्यूक्लियर फोर्सेज, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज हैं, वो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अर्थ है, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है अर्थ पे, मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने 27th क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लिया, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स अमंग द 4 फंडामेंटल फोर्सेस व्हाइल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होल्ड्स द पोजीशन ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स अमंग देम, ठीक है। तो हम लोग ने ये आराम से देखा था कि अराउंड जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, 1 ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू अराउंड 10 रेज टू द पावर 39 न्यूटन फोर्स ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। तो 10/39 टाइम्स ज़्यादा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से। ये सारे रिलेशन हम लोग ने चैप्टर 2 में देखे थे, आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ वहाँ जाके देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28th। इफ अ पर्सन सिटिंग इन अ लिफ्ट इफ अ पर्सन सिटिंग इन अ लिफ्ट देन व्हेन विल ही फील दैट हिज वेट गेट इंक्रीज। अगर कोई पर्सन कहाँ बैठा हुआ है, लिफ्ट में बैठा हुआ है, ठीक है। लिफ्ट पे बैठा हुआ है, लिफ्ट आप जानते हो ऊपर नीचे जो करती है। देन व्हेन विल ही फील दैट हिज वेट गेट्स इंक्रीज, तब उसे कब फील होगा कि जब उसका वेट बढ़ गया है। तो जब आप कभी लिफ्ट में बैठे होंगे तो आपको सडनली, आप जब ऊपर जाते हैं तब आपको लगता है कि वेट जो है बढ़ गया है, ठीक है। तो जब आप ऊपर जाते हैं और जब नीचे आते हैं तो आपका लगता है वेट कम हो गया है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन, ऑप्शन ए सही है। व्हेन द एलिवेटर गोइंग अपवर्ड एक्सपीडिटिशियसली मतलब एकदम से सडन तरीके से अगर एलिवेटर ऊपर जाएगी तो उसे लगेगा कि वेट हमारा बढ़ गया है, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे अभी के लिए ऑप्शंस देख लेते हैं। तो व्हेन एक्सेलरेटर गोइंग डाउनवर्ड एक्सपीडिटिशियसली, नहीं है तो यहाँ पे तो वेटलेसनेस वाली स्टेट हो जाती है। गोइंग अपवर्ड विद कांस्टेंट वेलोसिटी, नहीं। गोइंग डाउनवर्ड विद कांस्टेंट वेलोसिटी, नहीं, ठीक है। तो ये कैसे काम करता है, ये काम करता है, आप जानिए। सबसे पहले फोर्स का क्या, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होती है, मास इनटू ग्रेविटी, ठीक है। ये जो रिलेशन है, फोर्स का रिलेशन क्या क्या है, एक तो mg है और एक ma है, मास इनटू एक्सेलरेशन या मास इनटू ग्रेविटी, ठीक है। तो ये ग्रेविटी वाला ही एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो ये जैसे ही ग्रेविटी बढ़ेगी, ठीक है, या जैसे ही एक्सेलरेशन बढ़ेगा वैसे ही फोर्स बढ़ेगा, या जैसे ही फोर्स बढ़ेगा वैसे ही मास बढ़ जाएगा या ग्रेविटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो जैसे ही ऊपर जाएगी, जैसे ही लिफ्ट ऊपर जाएगी, ग्रेविटी बढ़ जाएगी, ठीक है। ग्रेविटी बढ़ जाएगी जिसकी वजह से मास बढ़ जाएगा और लगेगा कि वेट भी बढ़ गया है, ठीक है। तो लेट द मास ऑफ द पर्सन इज m एंड वेट इज w एंड एलिवेटर गोइंग अपवर्ड एक्सेलरेशन इज a, ठीक है। फोर्स एक्टिंग पर्सन क्या होगी, ड्यू टू ग्रेविटी, मास इनटू ग्रेविटी, और फोर्स गिविंग एक्सेलरेशन कितना एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगी, तो ma, ठीक है। तो न्यूटन के सेकेंड लॉ के अनुसार क्या होता है, W माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। मतलब वेट माइनस मास इंटू ग्रेविटी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये वेट कितना हो जाएगा, वेट हो जाएगा मास प्लस ग्रेविटी प्लस एक्सेलरेशन, ठीक है। तो जब चीज़ें ऊपर जा रही होती तब इन पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा होता है, ठीक है, जिसकी वजह से वेट बढ़ जाता है, ठीक है। मास वही रहता है प्लस एक्स्ट्रा वेट किसका होता है, ग्रेविटी का प्लस एक्सेलरेशन का, ठीक है। तो जिसकी वजह से वेट बढ़ जाता है। सो इट इज क्लियर दैट व्हेन एलिवेटर इज गोइंग upward expeditiously, a person actually feels a little heavier than his usual weight. On the other side, when elevator accelerates downward, a person feels little reduction than his usual weight, ठीक है। उसी ऑपोजिट जब होता है, जब ये नीचे आ रही होती है तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम काम करता है, वेटलेसनेस वाली स्टेट हो जाती है, ऑलमोस्ट ग्रेविटी मतलब कम काम करती है और वेटलेसनेस वाली स्थिति हो जाती है जिसकी वजह से उसको लगता है कि वेट उसका एकदम कम हो गया है, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। जब ऊपर जाएगी ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लगने लगेगा, एक्स्ट्रा लगने लगेगा, जिसकी वजह से, क्यों एक्स्ट्रा लगने लगेगा, क्योंकि अपनी तरफ खींचेगी ना, ग्रेविटी अपनी तरफ खींचेगी, इसलिए ज़्यादा एक्सेलरेशन चाहिए होगा, इसलिए ज़्यादा एक्सेलरेशन लगेगा, मतलब, ठीक है। तो जिसकी वजह से उसका वेट बढ़ जाएगा, किसी भी इंसान का वेट बढ़ जाएगा। जब वो नीचे आ रही होगी तो वो ऑलरेडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी नीचे आ रही है, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कुछ लगेगा नहीं, जो पहले लग रहा था वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। जो पहले ऊपर जाने पर लग रहा था वो अब नहीं लगेगा, क्योंकि अब तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ही आ गई है, खींची ही चली आ रही है, ठीक है। जिसकी वजह से वेटलेसनेस वाली सिचुएशन हो जाएगी और जो उनका वेट है, किसी भी व्यक्ति का वेट है, वो कम हो जाएगा कंपेयर्ड विद ओरिजिनल वेट, ठीक है। तो ये ऊपर जाने की स्थिति, ये नीचे जाने की स्थिति, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन मास, डिपेंड ऑन इट्स लेंथ, डिपेंड ऑन इट्स टाइम, डिपेंड ऑन इट्स टेम्परेचर। ठीक है, तो कल हम लोग ने ये वाला सिंपल पेंडुलम वाला जब हम लोग ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो उसमें एक रिलेशन डराइव किया था। टाइम पीरियड जो है सिंपल पेंडुलम का, ये किस पे डिपेंडेंट है? डायरेक्टली डिपेंडेंट है लेंथ पे, और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है अंडर रूट वैल्यू ऑफ ग्रेविटी पे। ठीक है, तो अगर लेंथ पे डिपेंड डायरेक्टली दिख रहा है इसमें कि लेंथ पे डिपेंडेंट है, ठीक है, तो लेंथ से ही टाइम पीरियड का पता चल पाएगा, टाइम पीरियड बढ़ेगा घटेगा। अगर लेंथ बढ़ी घट गई है तो बढ़ी है, या घट गई है तो वो लेंथ टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा या घट जाएगा। ठीक है, द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ, एज वी नो दैट t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। दस रिजल्ट इज द वन वेरिएबल दैट affects the period of the pendulum is length of the string। ठीक है, जितनी लेंथ है स्ट्रिंग की, जैसे ये पेंडुलम है, ये टंगा हुआ है, ये जो लेंथ है स्ट्रिंग की, इसी हिसाब से ये क्या होगा, इसी हिसाब से उसके टाइम पीरियड चेंज होगा। ठीक है, अगर ये लेंथ इतनी है, ठीक है, मान लीजिए लेंथ इतनी है, तो ये ऐसे ऐसे घूम के अपने टाइम में आ जाएगा। अगर लेंथ बड़ी हो गई, लेंथ बड़ी हो गई तो ये ज़्यादा टाइम लगाएगा ऐसे यहाँ तक आने में। ठीक है, ये ज़्यादा टाइम लगाएगा यहाँ तक आने में। ठीक है, तो जिसकी वजह से टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा। ठीक है, टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो लेंथ बढ़ी, टाइम पीरियड भी बढ़ा, बस अंडर रूट वाले इक्वेशन में। ठीक है, इंक्रीजेज इन लेंथ लीड टू इंक्रीज इन दिस पीरियड। ठीक है, ये अभी हम देखेंगे, तो क्वेश्चन 38 में आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। वाई डू पेंडुलम क्लॉक्स यूजुअली लूज दिस टाइम इन समर? ठीक है, लूज टाइम इन समर क्यों? क्योंकि समर में क्या होता है, इलोंगेशन होता है। ठीक है, जो चीज़ें होती हैं वो एक्सपैंड होती है समर में, आपको पता होगा मॉलिक्यूल थोड़ा अलग अलग खिसक जाते हैं। ठीक है, समर में जो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो एक्सपैंड करती है। विंटर में क्या होता है, विंटर में सिकुड़ जाती हैं। ठीक है, और विंटर समर में एक्सपैंड कर जाती हैं। तो जब लेंथ है, ये एक लेंथ है, ये एक्सपैंड होके यहाँ तक आ गई, ये एक्सपैंड होके यहाँ तक आ गई, तो अब इतनी लंबी लेंथ को इतना टाइम लगेगा यहाँ तक एकदम पूरा अपना पूरा अपना पेंडुलम कंप्लीट करने में, पूरा अपना ये जो पूरा डिस्टेंस है इसको कवर करने में। ठीक है, उसी तरीके से अगर, तो अब इतना लंबा टाइम लगेगा, मतलब लेंथ लंबी हो गई तो टाइम भी लंबा हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए लेंथ लंबी हुई तो ऑब्वियसली टाइम भी लंबा हो गया, टाइम भी ज़्यादा लगेगा इतनी ही एरिया को कवर करने के लिए। ठीक है, उसी कोई ऑपोजिट विंटर में ये लेंथ जो इतनी थी, अब विंटर में इतनी लेंथ हो गई, तो अब इतना ही मूवमेंट हो पाएगा, इतना ही डिस्प्लेसमेंट हो पाएगा, या इतना ही मूवमेंट हो पाएगा, तो ये जल्दी हो गया। ठीक है, तो इसलिए जो है समर में लूज कर देती है टाइम, क्योंकि लेंथ ऑफ पेंडुलम इंक्रीजेस इंक्रीजिंग द पीरियड ऑफ यूनिट ऑसिलेशन। ठीक है, तो ऑसिलेशन में, एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लग रहा है, ये डिपेंडेंट है लेंथ पे। लेंथ ज़्यादा तो टाइम ज़्यादा, लेंथ कम तो टाइम कम। लेंथ कम कम हो जाती है, विंटर में कम हो जाती है, इसलिए जो पेंडुलम क्लॉक्स हैं वो ज़्यादा जल्दी चलती हैं विंटर्स में। और समर में क्यों धीरे धीरे चलती हैं? क्योंकि समर में एक्सपैंड होती हैं, लेंथ एक्सपैंड हो जाती है एक्सपेंशन की वजह से, जिसकी वजह से टाइम फ्रेम ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, ये हमने रिलेशन देखा। लेंथ ऑफ द पेंडुलम इन समर, लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज स्लाइटली इंक्रीज। ठीक है, थोड़ा सा एक्सपैंड हो जाती हैं। ड्यू टू दिस पीरियड ऑल्सो इंक्रीज, टाइम पीरियड गेट्स इंक्रीज। दिस रिजल्ट दैट पेंडुलम क्लॉक्स आर लिटिल स्लोअर। ठीक है, अब लेंथ बढ़ी है तो टाइम बढ़ा है, इसका ये मतलब नहीं है कि टाइम बहुत तेज चलने लगा, बल्कि बहुत धीरे हो गए टाइम। ठीक है, जो काम हम 1 घंटे में कर पा रहे थे, जो क्लॉक हमें 1 घंटे में काम कर पे मतलब मूवमेंट दिखा रही थी, ऑसिलेशन दिखा रही थी, अब वही 1 घंटे 10 मिनट लगाएगी, क्योंकि लेंथ बड़ी हो गई है। ठीक है, लेंथ बड़ी हुई है तो टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो टाइम ज़्यादा लूज हो रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि टाइम जल्दी चलने लगा। ठीक है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, पेंडुलम क्लॉक स्लो हो जाती हैं अगर टाइम ज़्यादा बढ़ जाता है तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अ गर्ल इज स्विंगिंग ऑन अ स्विंग इन अ सिटिंग पोजीशन। कोई एक लड़की है वो झूले पे झूल रही है बैठ के। ठीक है, जो पोजीशन है वो बैठ के झूल रही है झूले पे। ठीक है, व्हेन द गर्ल स्टैंड्स अप द पीरियड ऑफ द स्विंग विल बी। ठीक है, तो इसमें कई प्रिंसिपल्स लग रहे हैं। पहले तो सेंटर ऑफ मास का प्रिंसिपल है, एक सेंटर ऑफ मास का प्रिंसिपल है। ठीक है, फिर क्या है, फिर वो टाइम फ्रेम वाला पीरियड है जो सिंपल पेंडुलम मोशन के लिए हम लोग ने पढ़ा था, 2 पाई अंडर स्कोर एल अपॉन जी, 2 पाई अंडर स्कोर एल अपॉन जी। ठीक है, तो ये दो प्रिंसिपल यहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, जब सिटिंग पोजीशन में होती है लड़की, जब सिटिंग पोजीशन में लड़की होती है तब क्या होता है, जो उसका सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, जो गर्ल की बॉडी का मास है वो नीचे है, वो नीचे बैठा हुआ है। ठीक है, वो नीचे बैठा हुआ है, जिसकी वजह से इफेक्टिव लेंथ जो है स्विंग की वो लंबी है। ठीक है, इफेक्टिव लेंथ जो है वो लंबी है। ठीक है, कोई यहाँ पे सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, तो जो है
लेंथ जो है स्विंग की वो लंबी है, ठीक है। पर वहीं अगर वो खड़ी हो गई, सेंटर ऑफ मास ऊपर आ गया, सेंटर ऑफ मास यहाँ आ गया क्योंकि वो यहाँ पे खड़ी हो गई है, ठीक है। खड़ी हुई ऑलमोस्ट ऐसे खड़ी हो गई, तो सेंटर ऑफ मास देखिए ऊपर आ गया है, तो लेंथ क्या हो गई है, कम हो गई है। सेंटर ऑफ मास से ही लेंथ नापी जाती है। अब यहाँ पे यहाँ से शुरू है लेंथ, सेंटर ऑफ मास यहाँ आ गया, तो लेंथ क्या हो गई है, कम हो गई है, ठीक है। लेंथ कम हो गई है, तो लेंथ कम हुई तो टाइम फ्रेम भी कम हो गया, ठीक है। कम हो गया तो इसका आंसर होगा बी, शॉर्टर, ठीक है। पीरियड ऑफ स्विंग विल बी शॉर्टर, क्यों, क्योंकि लेंथ कम हो गई है तो टाइम भी कम हो गया है, ठीक है। एक बार फिर से समझाने की कोशिश करते हैं आपको। इसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व है, एक तो आपका टाइम फ्रेम का प्रिंसिपल, टाइम फ्रेम का जो हम लोग ने देखा था, टी इज इक्वल टू, फॉर्मूला देखा था, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, अंडर रूट एल अपॉन जी। मतलब टाइम फ्रेम किस पे डिपेंडेंट है, लेंथ पे डिपेंडेंट है, ठीक है। अब लेंथ यहाँ पे कैसे मैटर कर रही है, तो लेंथ यहाँ पे ऐसे मैटर कर रही है, ठीक है। ये यहाँ से लेंथ शुरू हुई है, मान लीजिए झूले की, ठीक है, झूले की ये लेंथ यहाँ से शुरू हुई है, और सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है क्योंकि लड़की यहाँ पे बैठी है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, तो जो लेंथ डिसाइड होती है वो लेंथ ऑफ सेंटर से ही डिसाइड होती है, ठीक है। जैसे जो सिंपल पेंडुलम वाला है, वो जो पेंडुलम यहाँ पे लगा है, पेंडुलम यहाँ पे जो लगा है उसी का तो लेंथ है, ठीक है। और ये गर्मी में क्या हो जाता है, ये गर्मी में बढ़ जाता है, तो थोड़ा सा जो सेंटर ऑफ मास है, बॉब का मास है, ठीक है, पेंडुलम का मास है, वो यहाँ आ जाता है, जिसकी वजह से लेंथ लंबी हो जाती है और समर में लूज हो जाता है टाइम, ठीक है। तो ये हमने आपको भी पढ़ाया था, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ देखिए सेंटर ऑफ जो मास है, सेंटर ऑफ मास है, जो मास का सेंटर है वो यहाँ पे है, ठीक है। तो इतना लंबा है, ठीक है, इतना लंबी जो है लेंथ है स्विंग की, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, लेंथ लंबी है तो टाइम भी ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। पूरे मूवमेंट में टाइम भी ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। वहीं उसकी क्या हुई, अब वो जो लड़की है वो खड़ी हो गई, ठीक है, वो खड़ी हो गई, ठीक है। अब वो यहाँ तक खड़ी हो गई मान लीजिए, ठीक है। खड़ी होने से क्या है, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आ गया, सेंटर ऑफ मास जो पहले यहाँ पे था वो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आ गया, जिसकी वजह से अब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या हो गई, कम हो गई। अब लेंथ कम हो गई तो टाइम भी कम लगेगा, तो शॉर्ट हो गई, ठीक है साथियों। आशा करते हैं चीजें समझ में आई होंगी आपको। अ गर्ल इज स्विंगिंग ऑन अ स्विंग इन अ सिटिंग पोजिशन, बट वेन शी स्टैंड्स अप शी इज इफेक्टिवली मूविंग हर मास हायर, ठीक है। तो अपना जो सेंटर ऑफ मास है वो हायर पे मूव कर रही है, जिसकी वजह से लेंथ कम हो गई है, thereby shortening the length of pendulum. Shortening this length will decrease the period और period of the swing will be shorter, ठीक है। तो ये हम लोग ने समझ में लिया, ये टाइम फ्रेम पे डिपेंडेंट है, अंडर रूट एल अपॉन जी पे। और दूसरी चीज़ क्या है, सेंटर ऑफ मास का मूवमेंट है, ठीक है। मास जब दूर है तो लेंथ बड़ी हो गई तो टाइम भी ज़्यादा हो गया, जब सेंटर ऑफ मास कम हो गया, लेंथ कम हो गई उसकी, तो पेंडुलम की जो स्पीड है वो ज़्यादा हो गई और या कम हो गई, ठीक है, या शॉर्ट हो गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 33। अ पेंडुलम क्लॉक कैन रन फास्टर इन, कब फास्ट करेगा, विंटर में। क्यों, क्योंकि विंटर में जो होती है चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, छोटी हो जाती है, लेंथ छोटी हो जाती है, तो ज़्यादा स्पीड से ये ऑक्सीलेशन होगा, पूरा ऑक्सीलेशन जो है ज़्यादा स्पीड से होगा। जो लंबी होगी, जब समर में लंबी हो जाएगी तो ज़्यादा टाइम लेगा, लूज हो जाएगा टाइम, ठीक है। अ पेंडुलम क्लॉक रन फास्टर इन विंटर बिकॉज इन विंटर द लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑफ द स्विंग बिकम्स स्मॉलर ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन एंड क्लॉक बिगैन टू रन फास्ट, ठीक है। तो ये बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, हम लोग ने देख लिया है। नेक्स्ट है, अर्थ की एस्केप वेलोसिटी कितनी है, तो ये तो रट्टा मारना पड़ेगा आपको, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये हम लोग ने देखा था, ये कैसे निकली थी, ये अंडर रूट करके 2 इंटू मास ऑफ द अर्थ और रेडियस ऑफ द अर्थ से ये निकली थी, ठीक है। 2 इंटू मास ऑफ द अर्थ और रेडियस ऑफ द अर्थ से ये इक्वेशन से ये निकली थी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हम लोग ने कहाँ देखा था, ये चैप्टर 4th में देखा था, जहाँ पे हम लोग ने पूरा अच्छे तरीके से ये डिराइव किया था कि ये वैल्यू एक्चुअली आई कहाँ से है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये देखना नहीं है कि कहाँ से डिराइव हुई है, कैसे फॉर्मूले से डिराइव हुई है, बस आपको ये देखना है कि एस्केप वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। और हम लोग ने इसके लिए सर्कुलर मोशन में कितनी ये वैल्यू चाहिए, तो सर्कुलर मोशन में थी अंडर रूट 2 टाइम्स, ठीक है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को अंडर रूट 2 टाइम्स बढ़ा दिया जाएगा तो वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको डिफाई करके बाहर निकल जाएगी, ठीक है। ये हम लोग ने देखा था, एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ की ये है और सर्कुलर मोशन की अंडर रूट 2 है, ठीक है। तो चैप्टर 4 में हम लोग ने ये सारी बातें की थी, आप जाके एक बार चेक करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन 35 RAS का क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन इनटू स्पेस विद द स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर 8 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से कोई भी ऑब्जेक्ट स्पेस में फेंका गया है तो वो वापस आ जाएगा, क्यों, क्योंकि एस्केप वेलोसिटी होती है 11.2। अगर 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से ज़्यादा है तो वो स्पेस मतलब अर्थ का एटमॉस्फेयर छोड़ के बाहर स्पेस में चली जाएगी, और अगर 11.1 भी है तो वो वापस स्पेस में आ जाएगी, ठीक है। इट विल रिटर्न टू
अर्थ, ठीक है। तो 11.2 किलोमीटर इज द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ विच इज मिनिमम स्पीड दैट इज रिक्वायर्ड टू एस्केप फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटी। अर्थ की ग्रेविटी को लूज करने के लिए, अर्थ की ग्रेविटी को पीछे छोड़ने के लिए आपको एस्केप वेलोसिटी की स्पीड से जो है पुश करना पड़ेगा या भेजना पड़ेगा किसी भी ऑब्जेक्ट को, जो कि होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर इससे ज़्यादा है या इससे कम है, तो अगर ज़्यादा है तो वो आगे निकल जाएगी, मतलब ग्रेविटी पीछे छोड़ देगी और स्पेस में चली जाएगी। और अगर इससे कम है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से, तो क्या होगा, तो जो भी ऑब्जेक्ट है वो वापस आ जाएगा अर्थ की ग्रेविटेशनल स्पीड की, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 36, देर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून बिकॉज। सिंपल सी बात है, मून पे क्यों एटमॉस्फेयर नहीं रहेगा, क्योंकि जो वहाँ की एटमॉस्फेयर की गैसेस की वेलोसिटी है वो ज़्यादा होगी, ठीक है, मून की ग्रेविटेशनल फोर्स से, ठीक है। तो मून की जितनी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उतनी नहीं है कि वो एटमॉस्फेयर के गैसेस को पकड़ के रख पाए, ठीक है, जिसकी वजह से सारे गैसेस एमिट हो जाती हैं, बाहर निकल जाती हैं मून के एटमॉस्फेयर से, इसलिए मून पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, ठीक है। वैसे भी हम जानते हैं मून की जो ग्रेविटी है वो अराउंड 1/6 है अर्थ की ग्रेविटी की, ठीक है। मून की जो ग्रेविटी है वो अर्थ 1/6 है अराउंड अर्थ की ग्रेविटी की, तो ऑलरेडी ये वैल्यू बहुत कम हो गई, ठीक है। तो जो भी गैसेस की वेलोसिटी है वो इतनी ज़्यादा है, वो एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा है, इसलिए वो एस्केप कर जाती हैं गैसेस, ठीक है। तो यही सही आंसर है। तो ये कहाँ पे है ऑप्शन, ऑप्शन डी में है, एस्केप वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स ऑन इट इज लेस देन रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये ठीक है। तो मून हैज नो एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सर्फेस ऑफ मून इज स्मॉल, ठीक है। तो स्मॉल जो ग्रेविटी लग रही है मून पे बहुत स्मॉल है, जो सरफेस पे ग्रेविटी प्रैक्टिस की जा रही है, अप्लाई की जा रही है मून की तरफ से, वो बहुत कम है, जिसकी वजह से जो एस्केप वेलोसिटी है गैसेस की वो ज़्यादा है और वो निकल जाती है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज स्मॉल, मतलब जो एस्केप करने की वेलोसिटी है वो कम है, क्योंकि ग्रेविटी कम है तो एस्केप वेलोसिटी भी कम है, जिसकी वजह से जो गैसेस हैं वो निकल के जा रही हैं। द वैल्यू ऑफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट गैसेस इज मच अबव द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी से कहीं ज़्यादा वेलोसिटी है इनकी गैसेस की, गैसेस के मॉलिक्यूल्स की। मान लीजिए उनकी एस्केप वेलोसिटी है अराउंड 1.2
या 1.8 होगी ये मतलब। तो गैस ये यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी है, मतलब इससे ज़्यादा वेलोसिटी होनी चाहिए अगर आपको मून के एटमॉस्फेयर को पीछे छोड़ना है, मून की ग्रेविटेशनल फोर्स को पीछे छोड़ना है। तो जो मॉलिक्यूल्स हैं, गैसेस की मॉलिक्यूल्स की स्पीड है वो अराउंड 2 है, 2.5 है, 3 है, जिसकी वजह से ये सारी गैसेस जो है एस्केप कर गई हैं, बाहर निकल गई हैं मून के एटमॉस्फेयर से। ठीक है, तो सारा खेल ग्रेविटी का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, दो एसर्शन मतलब एसर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। तो एसर्शन आपको दिया हुआ है, लाइटिंग अ कैंडल स्पेस lighting a candle in space doesn't produce a flame exists due to पुल ऑफ ग्रेविटी। बिल्कुल सही बात है। ये तो नासा ने बताया भी है कि अपने एक्सपेरिमेंट में कि ग्रेविटेशन इज मस्ट फॉर लाइटिंग अप अ कैंडल। ठीक है, इन केस ऑफ माइक्रोग्रेविटी इन द स्पेसक्राफ्ट वी आर एबल टू लाइट अप फ्लेम बट इट इज नॉट पॉसिबल इन एन एक्चुअल वैक्यूम। ठीक है, एक्चुअल वैक्यूम में ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि फ्लिकरिंग नहीं हो पाएगी। इन फैक्ट द फ्लिकरिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लेम इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टू द डायमीटर ऑफ कैंडल एंड ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स इन स्पेस। ठीक है, तो इट इज वेयर इट इज जीरो। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ये है, इसका एक्सप्लेनेशन भी यही है। ठीक है, तो ग्रेविटी की पुल की वजह से जो है फ्लेम प्रोड्यूस होती है कैंडल में, और अगर ग्रेविटी नहीं है तो ये फ्लेम प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि स्पेस में ग्रेविटी नहीं है, इसकी वजह से स्पेस में फ्लेम भी नहीं प्रोड्यूस हो पाएगी। ग्रेविटी फ्लेम क्यों प्रोड्यूस होती है? क्योंकि ग्रेविटी की पुल की वजह से। ठीक है, ग्रेविटी की पुल की वजह से पुल अपनी तरफ खींचती रहती है, जिसकी वजह से फ्लेम निकलती है। ठीक है, फ्लेम नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? जब ग्रेविटी नहीं होगी। ठीक है, तो नासा ने एक्सपेरिमेंट करके ये बताया भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द स्टेट ऑफ वेटलेसनेस, वेटलेसनेस जैसे ही आपको दिखे तो आप समझ जाइएगा जीरो ग्रेविटी। ठीक है, जीरो ग्रेविटी, द साइज ऑफ कैंडल्स फ्लेम विल बी स्फेरिकल। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस वेटलेसनेस में क्या होता है, उसकी एक्चुअल वो हो जाती है, एक्चुअल जो उनकी कैंडल की फ्रेम की जो स्पेस साइज है या शेप है वो स्फेरिकल है, तो वो एक्चुअल हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर अगर जैसे ग्रेविटी में अगर खींचेंगे या आप अगर इसमें अर्थ पे इसको जलाएंगे कैंडल को, तो इरेक्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी ने इसको पुल किया है अपनी तरफ, तो ये जो स्फेरिकल स्पेस था ये सिलेंड्रिकल स्पेस हो गया है। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल शेप हो गया है। ठीक है, तो अगर ग्रेविटी नहीं है, वेटलेसनेस है, तो जो साइज है कैंडल की फ्लेम की विल बी स्फेरिकल, मतलब ऐसे स्फेरिकल टाइप की, स्फीयर टाइप की हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इन पे कोई पुल नहीं है। अगर कोई पुल होगी तो वो एकदम इरेक्ट हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, व्हेन अ स्टोन इज ब्रॉट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द मून टू अर्थ। ठीक है, तो कोई मून से कोई भी एक ऑब्जेक्ट लाया गया है, कोई भी पत्थर लाया गया है अर्थ पे, तो उसका क्या क्या चेंज होगा आपको ये बताना है। ठीक है, तो हम लोग ने ये देखा था वेट और मास के बीच में क्या डिफरेंस होता है। वेट डिपेंडेंट होता है ग्रेविटी पे। ठीक है, ग्रेविटी जहाँ ज़्यादा होगी वेट वहाँ ज़्यादा होगा, जहाँ ग्रेविटी कम होगी वहाँ वेट कम होगा। ठीक है, तो मून पे जो वेट है वो कितना होता है, वो अर्थ से 1/6 प्रपोर्शन में कम होता है। ठीक है, अगर मून पे कोई वेट 10 का है तो वो 10 kg का है, तो वो वेट अर्थ पे कितना हो जाएगा, 6 टाइम्स बढ़ जाएगा, 60 kg का हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब वेट अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी अलग अलग है, यहाँ पे ग्रेविटी अलग अलग है। यहाँ पे जो ग्रेविटी अर्थ पे लगती है वो उतनी ग्रेविटी 1/6 पार्ट जो है वो मून पे लगती है। ठीक है, इसकी वजह से वेट चेंज हो जाएगा। मास तो नहीं चेंज होगा, इंटरनल मैटर डिपेंडेंट नहीं है ग्रेविटी पे, इसलिए मास नहीं चेंज होगा। ठीक है, तो इसका यही आंसर होना चाहिए। इट मास वुड चेंज, नहीं गलत है, बिल्कुल गलत है, मास तो कांस्टेंट रहता है। इट वेट वुड चेंज बट नॉट मास, ये बिल्कुल सही है, वेट चेंज हो जाएगा क्योंकि ग्रेविटी चेंज हो गई है, बट नॉट मास। ठीक है, बोथ मास एंड वेट नहीं, नीदर मास नहीं। ठीक है, तो ये बीपीएससी 2003 में क्वेश्चन पूछा गया था, जब किसी वस्तु को चांद की सतह से पृथ्वी तल पे लाया गया तो उसकी भार में वृद्धि हो जाती है, परंतु उसके द्रव्यमान यानी मास में कोई भी वृद्धि नहीं होती। भार सदैव गुरुत्व त्वरण पर निर्भर करता है। ठीक है, जो भार है मतलब वेट है वो सदैव ही ग्रेविटेशनल फोर्स पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो भार याद रखिएगा, वेट F इज इक्वल टू mg। ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी। ठीक है, इसीलिए ये 1/6 हो जाता है चंद्रमा पे ये चांद पे 1/6 हो जाता है ऑफ अर्थ मास इंटू ग्रेविटी। ठीक, अर्थ की मास और ग्रेविटी पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेजर्ड ऑन अर्थ इज 100 न्यूटन। किसी अर्थ पे एक ऑब्जेक्ट है, उसका वेट है 100 न्यूटन, एंड व्हेन इट इज मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ मून इट विल बी, तो बहुत आसान है, तो 1/6 हो जाएगा। हमने कितनी बार देखा है, 1/6 ऑफ 100 न्यूटन मतलब 16.67 न्यूटन। ठीक है, 16.67 न्यूटन इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये सही आंसर है, टी आंसर सही होना चाहिए, हाँ टी। ठीक है, चंद्रमा पे गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के मान का मात्र 1/6 है। हाँ ठीक है, 1/6 है, हम लोग ने देखा था। अतः जिस वस्तु का भार पृथ्वी
पृथ्वी की सतह पर मापने पर 100 न्यूटन आता है, तो चंद्रमा की सतह पर मापने पर इसका भार 16.7 न्यूटन आएगा, क्योंकि ग्रेविटी यहाँ पे कम है, ग्रेविटी अर्थ पे ज़्यादा है, इसलिए वेट भी ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट है, अ बॉडी इज फॉलिंग अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी अलोन इन वैक्यूम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द फॉल। ठीक है, वैक्यूम में गिर रही है तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, मैकेनिकल एनर्जी टोटल कंट्रोल हो जाएगी, कंजर्व हो जाएगी। ठीक है, तो ये आंसर इसका डी होना चाहिए। हाँ, जब कोई वस्तु गुरुत्व क्रिया के अधीन निर्वात में मुक्त रूप से गिरती है तो गिरने के दौरान वस्तु की कुल यांत्रिक ऊर्जा स्थिर बनी रहती है, मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी कितनी होती है, मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लोगों ने देखा है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंडेंट होती है, हाफ mv² का ये फॉर्मूला होता है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, mgh। ठीक है, तो ये हम लोग ने देखा था, काइनेटिक एनर्जी क्यों होती है, बाय वर्च्यू ऑफ मोशन, बाय वर्च्यू ऑफ स्टेट ऑफ मोशन, और पोटेंशियल एनर्जी क्यों होती है, बाय वर्च्यू ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है, तो स्टेट ऑफ रेस्ट प्लस स्टेट ऑफ मोशन में टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है। तो जो भी ग्रेविटी के मतलब वैक्यूम में फॉल करेगी फ्री फ्रॉम ग्रेविटी, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी है, तो दोनों मिला के मैकेनिकल एनर्जी दोनों ही कंजर्व होगी या टोटल ही रहेगी। ठीक है, टोटल वो होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये पूरा सेशन समझ में आया होगा। सारे के सारे हम लोग ने जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, चाहे वो बीपीएससी के हो, यूपीपीसीएस के हो, आईएएस के हो, सीडीएस के हो, ठीक है, आरएएस के हो, कहीं के भी हो, हम लोग ने उसको इकट्ठा करके आपके सामने रखा है। आशा करते हैं आपको कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग हुई होगी और आपको समझ में आया होगा कि आपकी प्रिपरेशन किस तरफ जा रही है। ठीक है साथियों, तो हम लोग कल फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, चैप्टर 5 ऑफ फिजिक्स के साथ। तब तक के लिए खूब पढ़ते रहिए, जल्दी सफल होइए। जय हिंद, जय भारत।